हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के देवकांता संतति सीरीज़ के 7वें भाग का चौथा बयान। इतना बताकर रामरतन चुप हो गया। बख्तावर सिंह के भेष में पिशाचनाथ बड़े गौर से रामरतन की बातें सुन रहा था। चंद्रप्रभा उनके बीच चुपचाप बैठी थी। कुछ देर तो पिशाचनाथ चुप रामरतन को देखता रहा, फिर बोला, दारोगा तो बड़ा ही बदकार है। अभी तक कमबख्त की बदमाशी आपने सुनी कहाँ है। रामरतन का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। आगे तो इसने बहुत कुछ किया है। क्या कलमदान में कोई ऐसा कागज़ भी है जिसमें इस दूसरे दिन की कार्रवाई लिखी हो? पिशाचनाथ ने पूछा। या इसी कागज़ में आगे कुछ लिखा था? नहीं, ये कागज़ तो बस यहीं ख़त्म था, जहाँ तक मैं आपको सुनाया आया हूँ, रामरतन ने कहा। लेकिन हाँ, एक और कागज़ था जिसमें पिताजी ने अपने 10वें दिन की कार्रवाई लिखी है। कलमदान में मौजूद उनका लिखा हुआ वह आखिरी कागज़ था। ये कागज़ उन्होंने इस तरह घसीट मार मार कर लिखा है मानो बहुत ही जल्दी में लिखा हो। और वाकई उन्होंने ये कागज़ उस वक्त लिखा जब उनके चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। उन्होंने उस रात बहुत ही बड़ा और ख़तरे का काम कर दिया था। उस कागज़ में बंसीलाल ने क्या लिखा था? पिशाचनाथ ने पूछा। रामरतन बताने लगा। उन्होंने लिखा था, इस वक्त मेरे चारों तरफ मौत मंडरा रही है और मैं बहुत ही खतरे में हूँ। वे सब मुझे ढूंढ रहे हैं। वे मुझसे दूर नहीं, मेरे आसपास ही हैं। अगर उनमें से किसी की नज़र मुझ पर पड़ गई तो यकीनन वे मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। दारोगा ने मेरी हत्या कर देने का हुक्म दे दिया होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि कलमदान इस वक्त मेरे ही पास है। खैर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि फालतू की बातें लिख सकूं। अपने फ़िलहाल के हालातों का ज़्यादा जिक्र ना करके मैं आपको अपनी वह कार्रवाई बताता हूं जो मैंने अब से कुछ ही देर पहले की है। बुरा न मानना, जल्दी जल्दी में इस वक्त लिखाई गंदी आ रही है। आज रात मैंने यानी बंसीलाल उस प्यादे का भेष नहीं बनाया। मैंने अपना वही काला लिबास और नकाब पहनी और अपनी योजना के मुताबिक रात के दूसरे पहर में दारोगा के मकान की तरफ बढ़ गया। उस प्यादे के भेष में इतने दिन काम करने के सबब से मैं अच्छी तरह ये जान गया था कि दारोगा के आदमी कहाँ कहाँ रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं अपने ढंग से छुपता छुपाता और उन जल्लादों से बसता हुआ दारोगा की छत पर पहुंच गया। आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल उठेगा कि इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद मैं इतनी आसानी से किस तरह छत पर पहुंच गया। यहाँ बस यही लिख देता हूँ कि मैं वहाँ पहुँच गया। इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते में मेरे सामने किसी तरह की दिक्कत ही पेश नहीं आई। आई है, लेकिन बयान लंबा ना करने के सबब से उन्हें मैं लिखता नहीं हूँ। उसी तरह यहाँ समझना चाहिए कि किसी तरह मैं दारोगा के पहरेदारों और अय्यारों को धोखा देकर मेघराज के मकान की छत पर पहुँच गया। मेरी बात को यूँ समझना चाहिए कि साहूकार चाहे जितना इंतज़ाम करे, चोर फिर भी रास्ता निकाल ही लेता है। इसी चोर से आप इस वक्त मेरी तुलना करें। किसी न किसी तरह मैं रास्ता निकाल कर फिर अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया था। इस वक्त भी मैं रोशनदान पर लटका हुआ दारोगा के कमरे का हाल देख रहा था। इस वक्त कमरे में दारोगा अकेला था। वह आराम से अपने पलंग पर पड़ा आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था। कमरे की सांकल उसने अंदर से बंद कर रखी थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त दारोगा से मिलने कोई नहीं आता है। उसके पास आने वालों का तांता रात के तीसरे पहर से शुरू होता है। मुझे यही मौका ठीक लगा और मैं बिना किसी तरह की आवाज़ पैदा किए रोशनदान में सरक गया। मेरी यह भरपूर कोशिश थी कि जब तक मैं उसके पास ना पहुंचूं, तब तक उसे कोई ऐसी आहट ना मिल सके जिससे उसकी विचार तंद्रा भंग हो जाए और वह आंखें खोल दे। मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। रोशनदान के ज़रिए धीरे से कमरे के फर्श पर उतरा और दबे पांव पलंग की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें उसी वक्त खुली जब मैंने अपनी तलवार उसके सीने से सटाकर नोक का दबाव डाला। आँख खुलते ही वह बुरी तरह हड़बड़ा उठा और खड़ा होने का प्रयास करता हुआ वह भी कुछ बोलना ही चाहता था कि मैं गुर्रा उठा। अगर एक भी लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला दरोगा, तो समझ ले कि तेरे मुंह से निकलने वाला वह आखिरी लफ्ज़ होगा। दारोगा को काटो तो खून नहीं। चेहरा पीला पड़ गया। हक्का बक्का से वह आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहा था। मैंने साफ महसूस किया उसके सारे बदन में सिहरन सी दौड़ गई थी। पीले चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, आंखों में खौफ। अपने सूखे होंठों पर जुबान फेर कर वह खुद को संभालता हुआ धीरे से बोला, कौन हो तुम? जवाब में मैंने अपने बाएं हाथ से चेहरे का नकाब उतार दिया। मुझे देखते ही उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। धीरे से बोला, बंसीलाल? हाँ दारोगा साहब, मैंने दांत भींच कर कहा। मैं ही हूँ। और अब चुपचाप मेरी बातें कान खोल कर सुन। मैं कंचन और कमला की हत्या तक तो तेरी बदकारियाँ सहता रहा, लेकिन अब तुम उमादत की हत्या की साजिश कर रहे हो। वो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होगी। तुमसे किसने कहा कि मैं उमादत की हत्या करने के बारे में सोच रहा हूँ? मेघराज ने कहा। यह गलत है। झूठ मत बोल कपटी। मुझे गुस्सा चढ़ गया। मुझसे तेरी कोई हरामज़दगी छुपी हुई नहीं है। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
मुझे पता है कि कल यहाँ वो कुत्ता दलीप सिंह आया था। उसने और तूने ये निश्चय किया कि उमादत की हत्या कर दी जाए, ताकि मेरे पास जो तुम्हारी काली करतूतों के सबूत हैं वो बेकार हो जाए। मुझे यह भी मालूम है कि वो तुझसे बात करने आज रात भी आने वाला है, लेकिन कान खोलकर सुन ले। अगर तूने उमादत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम क्या कर लोगे? इस वक्त तक दारोगा खुद को काफ़ी संभाल चुका था। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं इस तरह गुर्राया कि मेरी आवाज़ उस कमरे से बाहर न जा सके। इस वक्त तू मेरी तलवार के सामने निहत्था और मजबूर है। अगर चाहूँ तो इसी वक्त तेरा सिर कलम कर सकता हूँ, मगर क्या करूँ? मैं तेरी तरह अधर्मी नहीं। अय्यार को मारना पाप होता है, और मुकद्दर से तू अय्यार है, इसलिए तुझे अपने हाथ से मारकर मैं पाप तो नहीं कमा सकता। लेकिन हाँ, अगर तू इस मुलाकात के बाद भी नहीं माना तो मैं वे सारे सबूत उमादत के सामने पेश कर दूंगा। तेरे और दलीप के हाथ की लिखी हुई चिट्ठियाँ, वे कपड़े जो तूने कंचन को धोखा देते वक्त पहने थे, और दलीप सिंह का वह खानदानी कलमदान जिसमें तेरी तस्वीरें हैं। कहने के साथ ही मैंने अपने बटुए से कलमदान निकालकर उसकी आंखों के सामने कर दिया। बोला, तेरी सारी काली करतूतों का पर्दाफाश अकेला ये कलमदान कर सकता है। मुझे केवल इतना ही करना होगा कि ये कलमदान उमादत को सौंप दूंगा। फिर तू चमनगढ़ का राजा तो राजा, मेघराज नाम का आदमी ही नहीं रहेगा। तुम शायद अपने बचपन के उस पाप को भूल गए हो। दारोगा का लहजा भी इस बार कठोर था। याद है दारोगा, सब कुछ अच्छी तरह से याद है। इस वक्त मैं बिना घबराए बोला। इसी वजह से तो आज तक चुप था, लेकिन आज मैं सारी बातें सोच कर यहाँ आया हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस भेद के खुलने के बाद मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है। अगर उस भेद को खोलना चाहो तो बेशक खोल देना। दलीप सिंह को तो तूने बता ही दिया है, अगर अपना जीवन खत्म करके मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये मत समझ कि तेरी धमकी में आकर मैं तेरे हाथों मदद को मर जाने दूंगा। एक बार को तो मेरी यह बात सुनकर दारोगा की सट्टी पिट्टी गुम हो गई, मगर फिर वह संभल कर बोला, तुम पागल हो गए बंसीलाल। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं गुस्से से कुर्रा उठा। अपनी जान देकर भी मैं उमादत का नमक हलाल रहूँगा। तुम गलत तरीके से सोच रहे हो बंसीलाल, दारोगा बोला। तुम्हारे भेद खोलने से मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना तुम्हारा। मेरा क्या है, तुम तो जानते ही हो कि दलीप सिंह से मेरी दोस्ती है। अगर तुम मेरा भेद खोलोगे तो मैं दलीप सिंह की शरण ले लूँगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा भेद खोल दिया तो तुम इस दुनिया में जी नहीं सकोगे। मुझसे टक्कर लेने में मुझसे ज़्यादा तुम्हें नुकसान है। अच्छा है कि तुम भी मुझसे मिलकर रहो। इतना ही सही कि तू यहाँ से भागकर दलीप नगर में शरण लेगा। मैंने कहा, कम से कम तू मालिक की हत्या तो नहीं कर सकेगा, चमनगढ़ का राजा तो नहीं बन सकेगा। अगर जान की कीमत में यही कर सका तो मुझे फ़ख्र होगा। अरे गैरतमंद, उमादत तेरे जीजा हैं। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, दारोगा बोला। मैं यहाँ तेरी बात समझने नहीं दारोगा, अपनी बात समझाने आया हूँ। मैं गुर्रा उठा। कान खोलकर सुन और समझ, यदि तूने अपने नापाक इरादे ना बदले तो मैं ये कलमदान उमादत के पास पहुँचाकर आत्महत्या कर लूँगा। मरता मरता तुझे बर्बाद कर जाऊँगा। एक शायद के लिए चुप रह गया दारोगा। अवाक सा वो मेरा चेहरा देखता रह गया। फिर बोला, लेकिन उमादत तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। उनके चारों तरफ पहरा है। मेरे पहरेदार किसी को उन तक नहीं पहुँचने देते। तुम रास्ते में मारे जाओगे। यहाँ तक पहुँचना भी तो मुश्किल था दारोगा, मैं बोला। लेकिन इस वक्त मैं तेरी छाती पर तलवार लगाए तेरे सामने खड़ा हूँ। चमनगढ़ में भी तेरे अय्यार और सिपाही जगह जगह खड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी हर रात को यहीं मौजूद होता हूँ। इन 10 दिनों के अंदर यहाँ होने वाली एक एक बात मुझे मालूम है। दलीप सिंह का वह बलवंत जैसा अय्यार भी मुझे नहीं पहचान सका। जिस तरह हर रात मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, उसी तरह महल में उमादत के पास भी पहुँच सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले ही उमादत की हत्या कर सकता हूँ, दारोगा ने कहा। मान लो कि जब तक तुम उमादत के पास पहुँचे तब तक वे लाश में बदल चुके हों, फिर क्या तुम इस कलमदान को धरकर चाटोगे? मेरी नज़र में उनके मरने के बाद इसकी कीमत एक कौड़ी की भी नहीं है। तेरी नज़र धोखा खा रही है बेटे, मैं गुर्राया। हालांकि मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मेरे पहुँचने से पहले तुम उमादत का बाल भी वाक़ा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात बड़ी करता हूँ। मान लो कि तुम उमादत की हत्या करने में सफल हो गए, तब भी इस कलमदान की कीमत कुछ कम नहीं होगी। जैसे ही तुम उमादत की जगह चमनगढ़ की गद्दी पर बैठोगे, मैं सारी फ़ौजों, अय्यारों और चमनगढ़ की जनता के सामने कलमदान का भेद खोल दूंगा। जब लोग ये जानेंगे कि तुमने खुद अपने हाथों अपनी बहन कंचन की हत्या की है, अपने जीजा को कत्ल करके तुम ये गद्दी हासिल करना चाहते हो, सोचो। इतना जानने के बाद तुम्हारे पक्ष के लोग भी खिलाफ हो जाएंगे। चमनगढ़ की जनता, एक एक बच्चा तेरे खिलाफ हो जाएगा और सब मिलकर तुझे गद्दी से खदेड़ देंगे। मेरे ये अल्फाज सुनते सुनते एक बार फिर दारोगा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, तुम बेकारी मेरे खिलाफ़ क्यों हो गए हो? मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें चमनगढ़ का दारोगा बना दूंगा, फिर भला तुम बेकारी अपनी जान के दुश्मन क्यों बन गए हो? बस दारोगा, मुझे किसी भी तरीके से बहकाने की कोशिश बेकार है, मैं बोला। अब कान खोलकर सुन लो।
मैं जो कहे जा रहा हूँ वही करूँगा। इस कलमदान का भेद उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक कि तेरे कदम उमादत की तरफ एक हत्यारे के रूप में नहीं बढ़ते हैं। अगर खुद का भला चाहते हो तो मेरे अल्फाजों को ध्यान रखना। मैं कहता हूँ बंसीलाल कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। उसके इस वाक्य से मैं समझ गया कि मेरी बातों का दारोगा के दिल पर गहरा असर पड़ा है। ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी है कि जब तक कलमदान उससे दूर है, ना तो वह उमादत की हत्या कर सकता है और ना ही चमनगढ़ का राजा बन सकता है। यही बात मैं उसके दिमाग में बैठाना चाहता था। अब वहाँ ज़्यादा वक्त बर्बाद करना मेरे हक़ में नहीं था। अतः कलमदान को वापस अपने बटुए में रखकर बेहोशी की बुकनी निकाल ली और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए या बोल पाए, मैंने बुकनी उसके मुंह पर मारी। बुकनी ज़बरदस्त असर वाली थी, लेकिन बेहोश होने से पहले दारोगा के मुंह से एक तेज़ चीख निकल गई। इस चीख के साथ ही वह बेहोश हो गया। उसकी चीख सुनकर मैं कुछ घबरा सा गया। उसी वक्त किसी ने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। आवाज़ आई, दरोगा साहब, दरोगा साहब। मैं समझ गया कि अब मेरी एक शायद की भी देर मेरे सारे किए धरे पर पानी फेरने के साथ साथ जानलेवा भी हो सकती है। बड़ी तेज़ी से मैंने तलवार म्यान में रखी और नकाब पहना। झपट कर रोशनदान पर चढ़ गया। पलक झपकते ही मैं रोशनदान के जरिए छत पर था। वो रहा, पकड़ो। उसी वह मेरे कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। छत पर पहुंचते ही मैंने फिर अपनी म्यान से तलवार खींच ली। हाथ में नंगी तलवार लिए छत पर भागता हुआ एक सिपाही मेरी तरफ आ रहा था। मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ लड़ने के चक्कर में रहा तो कभी इनके पंजे से नहीं निकल सकूंगा। इसलिए उस सिपाही से लड़ने का ख्याल छोड़कर मैं छत से नीचे कूद पड़ा। 4-5 सिपाही नीचे भी मेरी तरफ भागे चले आ रहे थे। वो रहा, वो रहा। इसी तरह की आवाज़ों का शोर बढ़ता ही चला गया। उसी वक्त मैं हल्ला सुन घबरा सा गया था। मैं सोच रहा था कि अब यहाँ से बचकर नहीं निकल सकूंगा। उसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे पास कलमदान है। अगर मैं इन लोगों की गिरफ्त में आ गया तो कलमदान भी इन लोगों के हाथ लग जाएगा। उसके बाद दारोगा को कोई राजा बनने से नहीं रोक सकेगा। उमादत को कोई नहीं बचा सकेगा। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर कलमदान इन बदकारों के हाथ नहीं लगने दूंगा। इस ख्याल ने मेरा हौसला बुलंद कर दिया और मैंने ध्यान से अपने चारों ओर के हालातों का जायज़ा लिया। मेरे सामने से 2, बाएं से दाएं से 1 और बाएं से 4 सिपाही मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। पीछे दीवार थी। उसी वक्त मेरी नज़र ऊपर पड़ी। ऊपर से छत वाले सिपाही ने मेरे ऊपर कूदने के लिए अभी अभी छत छोड़कर हवा में छलांग लगाई थी। मैंने फ़ौरन अपनी तलवार की नोक हवा में कर दी। तलवार उसके पेट में धंस गई। उसकी चीख की कोई परवाह ना करके एक झटके के साथ तलवार बाहर निकाली और खून से रंगी तलवार अपने हाथ में लिए मैं दाईं तरफ भागा। उधर से केवल एक सिपाही हाथ में तलवार लिए भागा चला आ रहा था। मैंने तलवार के एक ही बार में उसका धड़ से जुदा कर दिया और अपनी पूरी ताकत से भागा। मेरे पीछे कई सैनिक भागे चले आ रहे थे। दारोगा के मकान के इर्द गिर्द का ये इलाका मशालों की रोशनी से जगमग था। इसी सबब से वहाँ एक दूसरे को देखने में किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मैं इस उजाले से दूर अंधेरे में भाग जाने की कोशिश में था। अब मैं इस छोटी सी जंग का ज़्यादा मुख्तसर हाल क्या लिखूं। जंग छोटी ज़रूर थी, लेकिन मेरे लिए तो दुनिया में आज तक होने वाली सारी जंगों में बड़ी थी, क्योंकि मैं अकेला अनगिनत दुश्मनों से लड़ा था और घिरा था। केवल अंधेरा मेरा साथी था। अगर उस जंग का मैं ज़्यादा हाल बयान करने की कोशिश करूँगा तो आप ये समझेंगे कि मैं खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल इतना ही समझ लीजिए कि मुझे इस दिल के जज्बात ने कि मैं कलमदान दुश्मनों के हाथ ना लगने दूंगा, मुझे असीमित ताकत दी और मैं बिना एक भी घाव खाए अंधेरे का फ़ायदा उठाकर यहाँ लखन पर आ गया और इस वक्त बैठा हुए ये कागज़ लिख रहा हूँ। बाहर जंगल और चमनगढ़ में मेरी तलाश में दारोगा के अनगिनत कुत्ते घूम रहे हैं। वे मुझे देखते ही ज़रूर फाड़ डालेंगे। इन हालातों में मैंने कुछ निर्णय किया है, वो इस तरह से है। मेरे ख्याल से ये बात तो अब पक्की हो गई है कि दारोगा अब अपना नापाक कदम उस वक्त तक उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा जब तक कि कलमदान उससे दूर है। कलमदान हासिल होने के हालात में वह अब कुछ करने की हिम्मत ना कर सकेगा। साफ जाहिर है अब इसका सबसे पहला काम मुझसे कलमदान हासिल करना होगा। मेरा लक्ष्य है कि वह राजा मदद का कोई अहित ना कर सके और कभी चमनगढ़ का राजा ना बन सके। इस वक्त मैं अपने उद्देश्य में कामयाब हूँ। यह सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं खुद को बचाकर अपने इस उद्देश्य में सफल होना चाहता हूँ। दूसरा रास्ता यह भी था कि कलमदान का भेद सीधा मदद के पास जाकर खोल देता। इससे दारोगा का चमनगढ़ से हमेशा के लिए पत्ता ही साफ हो जाता, लेकिन साथ ही मैं भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन इस वक्त मैंने ऐसी चाल चली है कि अपना काम भी निकाल लिया और मेरा भेद खुलने का भी फ़िलहाल कोई डर नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में एक दूसरी बात यह भी है कि मैं इस तरह कब तक दारोगा के पंजे से बचा रह सकूँगा। अगर उसने किसी दिन कलमदान हासिल कर लिया तो क्या होगा। मेरा उसके पंजे में फंसना इतना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना उसके हाथ कलमदान लगना। काफ़ी सोचने के बाद मैंने यह फ़ैसला किया है कि यह कलमदान मैं अपने बेटे राम रतन को सौंप दूँगा। अभी तक किसी को ये भी नहीं पता है कि राम रतन और चंद्रप्रभा चमनगढ़ में आ चुके हैं। मेरे दिमाग में ये बात जमती चली गई कि कलमदान मुझे अपने से
अलग ही रखना चाहिए। मैंने यह कलमदान इसलिए तैयार किया है कि मेरे बाद ये जिसके भी हाथ लगे वो मेरी तरह अपना फ़र्ज़ निभाए। इस वक्त तो मुझे ख्वाब में भी नहीं आया था कि आखिर में ये मैं अपने बेटे को ही सौंपूँगा, मगर आज इसे महफूज तरीके से रखने वाला और मेरे फ़र्ज़ को निभाने वाला राम रतन से अच्छा कोई आदमी नहीं है। ये कलमदान मैं राम रतन को ही सौंपूँगा, वो मेरा अडिग निश्चय है। हो सकता है राम रतन बेटे कि मैं कलमदान देते वक्त तुझसे ज़्यादा बातें ना कर पाऊँ, इसलिए तेरे लिए कुछ अल्फाज यहाँ लिखे देता हूँ। बेटे राम रतन, तूने दारोगा और कमीने दलीप सिंह की यह कहानी पढ़ ली होगी। तुमने पढ़ लिया होगा कि किस तरह अपनी जान पर खेलकर मैंने यह कलमदान तैयार किया है। तुम जानते हो कि इस वक्त मेरी जान खतरे में है। मैं तुमसे दोबारा मिलूँ या ना मिलूँ, ये बात मैं दावे से नहीं कह सकता। चारों ओर खतरा है। दारोगा के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह मुझे सूंघते फिर रहे हैं। अगर मैं इनके हाथ से मारा जाऊँ तो मेरा फ़र्ज़ तुम पूरा करना। उस वक्त तक तुम इस कलमदान को हरगिज़ सामने मत लाना जब तक कि दारोगा का मन उमादत के साथ साफ रहे। जैसे ही तुम उसकी तरफ से कोई गड़बड़ देखो, फ़ौरन मेरी तरह उसे कलमदान की धौंस दे आना। वह केवल धौंस से ही दब जाएगा, भेद खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस कलमदान का भेद खोलने से तुम्हारे पिता का भी सारा सामान मिट्टी में मिल जाएगा, सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए उसका भेद बिल्कुल मत खोलना, केवल इसकी धौंस से दारोगा को रोके रखना। इसका भेद तो तुम्हें एक ही हालत में खोलना है, और वह भी तब जबकि दारोगा धौंस में ना आए और वह राजा उमदद का अनिष्ट करने ही लगे। उन हालात को छोड़कर किसी भी हालात में तुम भेद मत खोलना। बेटे राम रतन, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे बदनाम करने का काम तभी करना जब मेघराज चमनगढ़ पर हावी ही हो जाए। तुम किसी भी हालत में उमदद के सामने जाकर व्यर्थी कलमदान का भेद मत खोलना। वैसे इसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करना। पाठकों ज़रा गौर कीजिए। दूसरे भाग के 7वें बयान में लिखा गया है कि जिसमें मेघराज ने राम रतन और चंद्रप्रभा को गिरफ्तार करके राजा उमादत के सामने पेश किया, तो वे दोनों उमादत से कलमदान का भेद खोलने की बजाय मुजरिम की तरह गर्दन झुकाए खड़े रहे। बंसीलाल की इस कसम से ही ये लोग इस वक्त मजबूर थे। गौर से पढ़ते जाइए, एक एक उलझन आपके दिमाग से बिल्कुल ही साफ़ होती चली जाएगी। मेरे बेटे, वैसे तो तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा पिता होने के नाते तुम्हें राय देता हूँ कि कलमदान तुम अपने पास कभी मत रखना। जैसे ही दारोगा को ये मालूम होगा कि कलमदान तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। वो तुम्हें कहीं भी पकड़ सकता है। तुम्हारे पास कलमदान नहीं होगा तो वह तुम्हें केवल गिरफ्तार कर सकता है, और कलमदान तुम्हारे पास हुआ तो वो तुम्हें मार देगा। अतः तुम्हारी हत्या वह तुमसे कलमदान को लिए बिना नहीं कर सकेगा। इसलिए तुम्हारे लिए मेरी राय यह है कि तुम कलमदान को हमेशा अपने से अलग महफूज जगह रखना, ऐसी जगह जहाँ से तुम्हारे अलावा कोई दूसरा उस तक ना पहुँच सके। अब ज़्यादा कुछ लिखने का मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि लखन के बाहर से कुछ आदमियों के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं उनकी बातचीत बिल्कुल साफ सुन सकता हूँ। जो सुन रहा हूँ नीचे लिख रहा हूँ। पता नहीं साला कहाँ गुम हो गया। ये आवाज़ दारोगा के एक सिपाही की है। न जाने कैसे कमबख्त दारोगा के पास पहुँच गया और फिर अब न जाने कैसे गायब हो गया। दूसरा सिपाही बोला। होश में आने पर दारोगा साहब ने बताया था कि वह रोज़ाना उसके कमरे के आसपास ही कहीं रहता है और सारी बातें सुनता था। पहला सिपाही बोला, आज वह प्यादा नहीं आया तो दारोगा साहब के कमरे के बाहर पहरा देता था। इसी सबब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि बंसीलाल उस प्यादे के बेस में ही वहाँ पर रहता होगा। फ़ौज की एक टुकड़ी दारोगा साहब उस प्यादे के घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इतना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब हुआ बेटे कि तुम और बहू खतरे में हो। अब तो तुम समझ ही रहे होगे कि मेरे पास एक भी लफ्ज़ लिखने का वक्त नहीं है। तुम्हें और बहू को भी बचाना है, तुम्हें वह कलमदान भी सौंपना है। अब मैं ये कागज़ बंद करके कलमदान में रखता हूँ और इसे सील बंद करता हूँ। बहुत सी बातें लिखने की इच्छा होने के बावजूद भी नहीं लिख सकता। अच्छा, अलविदा, तुम्हारा पिता बंसीलाल। बस कलमदान में मौजूद कागज़ों में इतना ही लिखा था, कहकर राम रतन चुप हो गया। प्यारे पाठकों, आपको बखूबी याद होगा कि कलमदान का ये भेद राम रतन और चंद्रप्रभा पिशाचनाथ को बख्तावर सिंह समझकर सुना रहे थे। आपको ये बात याद रहे, इसी सबब से बीच बीच में भी हम याद दिलाते रहें। अगर फिर भी हमारा कोई पाठक असल चक्कर ना समझ पाया हो तो छठे भाग का 5वां बयान देख ले। कलमदान के भेद का ये किस्सा उसी बयान से शुरू हुआ था। ध्यान रहे, राम रतन ने पिशाचनाथ को कलमदान का केवल भेद ही बताया। उसने अभी तक ये नहीं बताया कि इस वक्त वह कलमदान कहाँ मौजूद है। इसका मतलब इसके बाद यानी लखन में ही कलमदान को सील बंद करके बंसीलाल वहाँ से प्यादे के उस घर की ओर रवाना हुआ जहाँ तुम दोनों थे। इसी रात तुम्हारे कमरे पर दस्तक हुई और उसने तुम्हें कलमदान सौंपा तथा तुम्हें वहाँ से निकाल दिया। जी हाँ, लेकिन क्या तुम्हें वहाँ से निकलकर जंगल तक आने में किसी तरह की परेशानी हुई? पिशाचनाथ ने पूछा। जी नहीं, राम रतन ने कहा, हमें तो रास्ते में सिपाही तक न टकराया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? पिशाचनाथ बोला। जब बंसीलाल के लिखे मुताबिक चमनगढ़ के चप्पे चप्पे पर दारोगा के आदमी थे, तो फिर भला उनमें से कोई तुमसे क्यों नहीं टकराया? तुम किस तरह से इतनी आसानी से निकल सके थे?
मुमकिन है कि इसके लिए भी पिताजी ने कुछ उद्योग किया हो, रामरतन ने कहा। हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या उद्योग हो सकता है कि तुम्हें कोई मिला ही नहीं? इस सवाल का जवाब भला मैं क्या दे सकता हूँ, रामरतन ने कहा। मुझे तो वही पता है जो कलमदान में लिखा है। खैर, इस सवाल के जवाब के बारे में बाद में सोचेंगे, पिशाचनाथ बोला। तुम जवाब दो कि जब तुमने कलमदान के सारे कागज़ पढ़ लिए तो तुम पर क्या गुजरी, तुमने क्या क्या कदम उठाए और अब कलमदान कहाँ है? रामरतन पिशाचनाथ का चेहरा घूरने लगा। 5वां बयान। हम इस बयान में संतति के कौन से पात्र से ताल्लुक़ रखने वाला कथानक लिख रहे हैं, ये भेद हम शुरू में बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो इस बयान की दिलचस्पी आपके लिए बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ये दावा हम कर सकते हैं कि आप इस बयान को जितना भी आगे तक पढ़ते जाएंगे, दिलचस्पियाँ उतनी ही बढ़ती जाएंगी। आइए हम कथानक पर आते हैं। वो देखिए, चांदनी रात में हम एक आदमी को देख रहे हैं। ये रात का कोई तीसरा पहर है। पूर्णमासी में एक दिन की ही कसर रह गई है, यानी आकाश पर चमकते चांद को अपना गोलाकार हासिल करने में थोड़ी ही कसर है। हालांकि वह अभी अपने पूरे आकार में नहीं आया है, किंतु अपनी चांदनी उसे भरपूर तरीके से ज़मीन को दान दे रखी है। हम इस वक्त उस जंगल का हाल बयान कर रहे हैं जिसमें दरख्तों की बहुतायत है। चांद की चांदनी को ज़्यादातर दरख्तों के पत्तों और डालियों ने ज़मीन तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद चांदनी जगह जगह से जगह बनाकर ज़मीन तक पहुंचने में कामयाब है। ज़मीन पर बिखरे सूखे पत्तों को अपने पैरों तले रौंद कर चरमराहट की आवाज़ पैदा करता हुआ वह बड़ा चला आ रहा है। उसका कद लंबा है और इसी सबब से वह लंबे लंबे कदमों के साथ बढ़ रहा है। कभी कभी एक शायद के लिए जब उसका चेहरा दरख्तों के बीच से छनती चांदनी में आता है तो हमें वह चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, किंतु जैसे ही हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, चेहरा पुनः छाँव में विलीन हो जाता है। हम अच्छी तरह देख चुके हैं कि उसके कंधे पर एक गठरी लटक रही है। वैसे गारंटी से तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ख्याल है कि गठरी में किसी इंसान का बेहोश जिस्म है। उसका रुख चमनगढ़ की ओर है। कुछ ही देर बाद वो महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंच जाता है। वहाँ तैनात पहरेदारों से कुछ बातें करता है। कुछ देर बाद उनमें से एक पहरेदार महल के अंदर चला जाता है। हमारा ये शख्स अपने कंधे पर गठरी लादे दूसरे पहरेदारों से बातचीत में मशगूल है। कुछ ही देर बाद वह पहरेदार वापस आता दिखाई दिया। करीब आकर बोला, राजा साहब अपने शयन कक्ष में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन आपको तलब किया है। इतना सुनते ही वह शख्स अपने कंधे पर पड़ी गठरी को संभाल कर महल के अंदर दाखिल हो गया। जिस वक्त वह राजा उमादत के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा उमादत के खूबसूरती से सजे शयन कक्ष में उनके अलावा और भी कई अय्यार विराजमान हैं। हमारे पाठक इन अय्यारों को बखूबी पहचानते हैं। इनके नाम इस तरह हैं: विक्रम सिंह, रूपलाल, गोमती, सारंगा और बलभद्र। उनके बैठने के अंदाज से ही साफ जाहिर होता है कि विराट के इस वक्त यहाँ बैठे हुए किसी बहुत ही ज़रूरी मसले पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे पाठकों को ऊपर लिखे पांचों अय्यारों के कारनामे बखूबी याद होंगे। रूपलाल का सिर तो बख्तावर सिंह की कृपा से हंडिया बन ही चुका है। मुंह पर अभी तक कालिक पुती हुई है। विक्रम सिंह के बारे में आप दारोगा के साथ पढ़ आए हैं। गोमती, बलभद्र और सारंगा राजनगर गए ही थे। आगे के लिए हमारे पाठकों को ये नोट कर लेना चाहिए कि ये पाँचों ही अय्यार उमादत के खास अय्यार हैं। इस वक्त यहाँ दारोगा मेघराज मौजूद नहीं है। खैर, अब हमारा वह शख्स शयन कक्ष में दाखिल हो जाता है। आओ गोवर्धन सिंह। विक्रम सिंह अपनी जगह से खड़ा होकर उस शख्स की आगवानी करता हुआ बोला, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, और फिर ये कंधे पर किसे लाद लाए? जब से हमारी नज़र इस शख्स पर पड़ी है तब से अभी यह भरपूर रोशनी में आया है, और अब हम भी इसे बखूबी पहचान सकते हैं। वह गोवर्धन सिंह ही है। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, जिसमें पर घाव हैं। आँख के नीचे किसी तीखी चोट का काला निशान है। उसकी कैफियत देखकर साफ जाहिर होता है कि वह कोई बड़ा बखेड़ा तय करके यहाँ पहुँचने में कामयाब हुआ है। गोवर्धन सिंह उमादत को सलाम करके कंधे से उस गठरी को उतार कर एक तरफ बैठ गया और बोला, आजकल हमें बड़े तरद्दुदों का सामना करना पड़ रहा है महाराज। हाँ, गोमती ने बताया तो था कि तुम्हें गौरव सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है, महाराज बोले। हकीकत तो यह है कि इस वक्त हम यहाँ इन चारों अय्यारों से केवल तुमसे ताल्लुक़ रखने वाली ही बातों को कर रहे थे। हमने अभी अभी इन्हें हुक्म दिया था कि कल सुबह से ही हम तुम्हारी तलाश जारी कर दें। हम यही सोच रहे थे कि यह कैसे पता लगाएं कि गौरव सिंह ने तुम्हें कहाँ रखा है और उस जगह से हम तुम्हें किस तरह का उद्योग करके निकाल सकते हैं, विक्रम सिंह ने कहा। मगर तुम तो खुद ही चले आए हो और ये गठरी में एक ये गठरी भी ला दे आए हो। हाँ, बड़े भारी उद्योग के बाद ये मैं यहाँ पहुँचा हूँ, गोवर्धन सिंह ने बताया। ज़रा सब हाल खुलासा और मुख्तसर में तो कहो, रूपलाल ने पूछा। पहले तो ज़रा आप इसे देख लें। गोवर्धन सिंह ने गठरी की तरफ इशारा किया और गठरी खोलकर बोला, ये हमारे दुश्मनों की एक ऐसी कड़ी है कि अगर हम इसे अपने कब्ज़े में रखें तो हमारे सारे दुश्मन इसके फेर में पड़कर हमारे पंजे में फंस सकते हैं। ये है कौन? राजा मदद ने सवाल किया। इसका नाम रैना है महाराज, गोवर्धन सिंह की बजाय गोमती बोल पड़ी। यह उसी लड़के विकास की माँ
रघुनाथ की पत्नी ठाकुर निर्भय सिंह की बेटी तथा ब्लैक बॉय और देव सिंह यानी विजय की बहन है। वाकई ये सब इस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो तुम कहाँ से इसे लिए चले आते हो? उमादत्त ने गोवर्धन सिंह से पूछा। देव सिंह इत्यादि ने मुझे रमणी घाटी में कैद किया था। जिस कमरे में मुझे रखा गया था उस कमरे के बाहर हमेशा 2-1 सिपाहियों का पहरा रहता था। मुझे उन लोगों की बातों से पता लग गया था कि रहना मेरे बराबर वाले कमरे में ही आराम फरमाती है। देव सिंह की मंडली आजकल बड़े ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। ये मंडली सारी सारी रात आपस में बैठी बातें करती रहती है। यह तो मैं नहीं समझ सका कि उनके बीच किस तरह की बातें हुआ करती हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि ये जल्दी कोई बड़ा बखेड़ा करा करने जा रहे हैं। आज की रात जब 2 पहरेदारों की आपसी बातचीत से पता लगा कि वह मंडली बाग में बैठी बात कर रही है तो मैंने उनकी कैद से भाग निकलने की सोची। मैंने पानी मांगा। एक पहरेदार दरवाज़ा खोलकर मुझे पानी देने आया। हिम्मत करके मैंने उस पर हमला कर दिया। मेरी यह हरकत देखकर दूसरा भी मुझ पर झपट पड़ा। इस तरह मुझे दोनों का मुकाबला करना पड़ा। उसी सबब से मेरी ये हालत हो गई। उन दोनों को बेहोश करके मैं कोठरी से बाहर आया और तब सोचा कि क्यों ना जाता जाता दुश्मनों की नस दबा जाऊं, और इस तरह से मैं इसे यानी रैना को उठा लाया। हालांकि रमणी घाटी से निकलने में मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर किसी तरह बाहर आ ही गया। सारी रात जंगल नापने के बाद अब यहाँ आपके पास हूँ। सारा हाल सुनने के बाद उमादत्त ने कहा, यह तुमने ठीक ही किया जो आते आते इसे भी ले आए। उनकी मंडली के 5 आदमी और एक बंदर हमारी कैद में पहले से ही हैं। इसे भी उन्हीं के पास कैद कर दो। और अब सबको सावधान रहना है। हमारे ख्याल से अब आप में से किसी को भी अय्यारी करने के लिए चमनगढ़ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबको महल के आसपास ही रहना चाहिए। जब आप लोगों के कहे मुताबिक ये सब लोग देव सिंह मंडली के इतने प्यारे हैं तो वे ज़रूर ही इन्हें यहाँ से निकालने का उद्योग करेंगे। बस आप लोगों के उनके आने का पता लगाकर गिरफ्तार करना है। यदि आप लोग कामयाब हो गए तो हमारा आधा काम तो यूँ ही सफल हो जाएगा। इसके बाद उनके बीच कुछ और देर तक इसी तरह की बातें होती रही और कोई 30 शायद बाद उमादत्त ये कहते हुए खड़े हो गए, ठीक है, अब ज़रा हम थोड़ी देर के लिए अपनी कमर सीधी कर लें। तुम लोग इसे भी उसी कैद खाने में डालकर आराम करो। कुछ ही देर बाद बलभद्र, सारंगा, गोमती, रूपलाल, विक्रम सिंह और गोवर्धन तहखाने की ओर बढ़े। बलभद्र के कंधे पर रहना पड़ी थी। कई तरह के पेचीदा और गुप्त रास्तों से होकर वे उस बड़ी सी कोठरी में पहुंचे जहाँ विकास, रघुनाथ, ठाकुर साहब, वंदना, ब्लैक बॉय और धनुष टंकार कैद थे। कोठरी में केवल एक मजबूत लोहे की सलाखों वाला दरवाज़ा था। उसके बाहर कम से कम 20 नंगी तलवारों से लैस सिपाहियों का पहरा था। गोवर्धन सिंह ने देखा कि रघुनाथ, ब्लैक बॉय, ठाकुर साहब, वंदना इत्यादि सोए हुए हैं। केवल विकास अकेला कोठरी के अंदर बने एक चबूतरे पर बैठा जंगले की तरफ देख रहा है। धनुष टंकार कोठरी में कहीं नजर नहीं आया। विक्रम सिंह ने पहरे पर खड़े सिपाहियों के सरदार से ताली लेकर ताला खोला। सबसे पहले बलभद्र रैना को कंधे पर लादे कोठरी में दाखिल हुआ, मगर अभी दाखिल हुआ था कि ची 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 की आवाज़ के साथ एक बंदर उसके सिर पर कूद पड़ा। बलभद्र बुरी तरह से बौखला गया। अभी वह समझ भी नहीं पाया था कि विकास का जिस्म हवा में लहराता हुआ विक्रम सिंह पर आ गिरा। जिस वक्त तक अन्य अय्यार और पहरे के सिपाही सावधान होते, निर्भय सिंह, रघुनाथ, ब्लैक बॉय और वंदना भी न केवल जाग चुके थे बल्कि उन पर हमला भी कर चुके थे। उधर रैना बलभद्र के हाथ से छूटकर नीचे गिरी, लेकिन उतनी ही फुर्ती से उछलकर खड़ी हो गई। उधर ऐसे मौके पर गोवर्धन सिंह की हरकत तो देखने ही लायक थी। उसने आओ देखा ना ताओ अपने पास ही खड़े सिपाहियों के मुखिया के गाल पर घूमकर एक ऐसा झन्नाटेदार हाथ मारा कि उसकी आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच उठे। गोवर्धन सिंह ने झपट कर उसके हाथ से तलवार खींच ली और दूसरे सिपाही से बढ़ गया। ज़रा सी देर में वहाँ अफरा तफरी सी फैल गई। लड़ाई के बीच एक बार जब विकास ने जंप लगाकर गोवर्धन सिंह को दबोच लिया तो गोवर्धन सिंह के मुंह से जासूस सम्राट विजय की आवाज़ निकली, अबे प्यारे दिल जले, हमारा क्यों कचूमर निकालता है? हम तो तुम्हें निकालने के चक्कर में पापड़ बेलते हुए यहाँ तक पहुँचे। गुरु आप? चौंका विकास। हाँ बेटे, विजय अभी इतना ही कह पाया था कि एक सिपाही उस पर झपटा, दूसरा विकास पर। बातों का सिलसिला तोड़कर वे अपने अपने प्रतिद्वंदी को उनकी गलती का आभास दिलाने लगे। पाठक भी मानते होंगे कि वाकई उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। गरज ये कि ये दोनों दल भिड़ गए। काफ़ी देर तक हम हंगामा रहा। तहखाने में मारकाट सी मची रही। गोवर्धन बने विजय ने अपनी कमर में लटके अय्यारी के बटुए से एक गेंद जैसी गोल चीज़ निकाली और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दी। एक हल्के से धमाके के साथ वहाँ का सारा इलाका गाढ़े सफ़ेद धुएं से भर गया। इस धुएं के बीच कौन कहाँ है और क्या कर रहा है ये हम भी नहीं देख सके। जिस वक्त धुआं साफ हुआ हमने देखा कि अकेला गोवर्धन सिंह यानी विजय ही फर्श पर खड़ा है। बाकी धनुष टंकार सहित सभी बेहोश थे। कुछ ऐसे सिपाही भी थे जो बेहोश होने से पहले ही लाश बन चुके थे, वे मृत पड़े थे। इस धुएं ने अपनी बेहोशी का असर विजय पर नहीं किया था। विजय ने ज़्यादा वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं समझा। उसने झटपट अपनी जेब से लखलखा निकाला और रघुनाथ, ब्लैक बॉय, निर्भय सिंह, रैना और वंदना को अचेतन की दुनिया से बाहर निकाला। विकास को भी होश में लाओ,
रैना ने ज़मीन पर पड़े विकास की ओर इशारा करके कहा। नाना, ऐसा गजब मत करना रैना में, विजय बोला। ये साले विकास और बंदर नई पौध के नए खिलाड़ी हैं। इनमें से अगर किसी को भी यहाँ होश में लाया गया तो दुश्मनों की चटनी बनाने में व्यस्त हो जाएंगे। तुम जानती हो कि विकास जैसी घोपड़ी का लड़का समझदारी और मौके की नज़ाकत को देखकर काम नहीं करता, बल्कि दुश्मन को देखते ही मारा मारी और उसे लाश बनाकर उल्टी टांगने में रखिए यकीन रखता है। अगर इसे होश में लाया गया तो यहाँ मौजूद मदद के सारे अय्यार और सिपाही लाशों की सूरत में छतों पर लटके होंगे। ये तुम अच्छी तरह समझती हो कि ये वक्त यहाँ से निकलने का है। जब तक गुरबचन सिंह यहाँ चल रहे सभी चक्कर में ठीक ठीक ना बता दे, तब तक हमें किसी की जान नहीं लेनी है। ठीक है, रैना ने कहा, लेकिन इन दोनों को यहाँ से ले किस तरह चलोगे? जिस तरह हम तुम्हें यहाँ तक लाए थे, विजय ने कहा और विकास का बेहोश जिस्म कंधे पर डाल लिया। उधर ब्लैक बॉय ने धनुष टंकार को संभाल लिया। इन लोगों का काफिला तहखाने से बाहर की ओर चल दिया। हम इस बयान को ज़्यादा लंबा ना खींचकर लिखे देते हैं कि किसी तरह वे सभी महफूज तरीके से न केवल महल से बाहर निकल गए, बल्कि चमनगढ़ की सीमा को लांघकर जंगल में आ गए। लेकिन विजय, तुम यह गोवर्धन के रूप में कैसे? रघुनाथ ने सवाल किया। तुम ही लोगों को छुड़ाने आए थे प्यारे तुला राशि, विजय बोला। हमारे लूमड़ मियाँ दलीप सिंह के दलीप नगर में हंगामा करने गए और हम यहाँ हंगामा करने आए। गोवर्धन सिंह हमारे पास कैद है, लेकिन इस बंदर ने पहले ही हंगामा कर दिया। लूमड़, ठाकुर साहब चौंके। क्या अल्फांसे भी तुम्हें यहाँ मिल गया है? बिल्कुल, विजय ने कहा और फिर सारे रास्ते उन्हें वह सारा हाल मुख्तसर में बताता रहा जो उन्हें मालूम नहीं था। हमारे पाठक क्योंकि वह सारा हाल बखूबी जानती है, इसलिए उसे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना लिखे देते हैं कि यह हाल सागर में स्टीमरों के अलग होने से उस वक्त का है जब विजय, अल्फांसे, गौरव, गुरबचन इत्यादि ने योजना बनाई थी। पढ़ें छठे भाग का चौथा बयान। छठा बयान। आज एक बार फिर हम अपने सभी पाठकों को साथ लेकर रमणी घाटी में चलते हैं। हमारे पाठक सोचते होंगे कि हमें भला कुछ दिनों से बार बार रमणी घाटी के चक्कर लगाने का शौक़ चल रहा है। इसका सबब महज इतना ही है कि जब भी हम रमणी घाटी में जाते हैं तो हमें कुछ भेद की बातें पता लगती हैं। आज भी हम इसी लालच के साथ यहाँ आए हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आज पाठकों के सामने कुछ मुख्य भेद खोल दें। पाठकों को लेकर यही सोचकर हम यहाँ आए हैं। हम उसी जगह पहुँच चुके हैं जिसकी कैफियत हम पीछे कई बार लिखाएँ। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरे इस मैदान में उसी नहर के पास इस वक्त अल्फांसे, विजय, विकास, धनुष टंकार, ठाकुर निर्भय सिंह, रैना, ब्लैक बॉय, गौरव सिंह, वंदना, गुरबचन सिंह, गणेश दत्त, केवल सिंह, शीला रानी, महाकाल इत्यादि विराजमान हैं। पाठक अगर संतति का कथानक ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, वे ऊपर लिखे नामों में से कुछ नाम पढ़कर लाजमी चौंके होंगे। पाठकों को याद होगा कि केवल सिंह दलीप सिंह की कैद में ही था और शीला रानी बेगम बेनज़ूर के दरबार में महाकाल देव सिंह के साथ। फिर इन दोनों को इस वक्त हम रमणी घाटी में किस तरह देख रहे हैं? मुमकिन है कि इन लोगों की बातचीत इस तरह के कुछ भेदों से पर्दा हटा सके। आइए आगे बढ़कर इनकी बातें सुनते हैं। इस तरह से मैंने राजा दलीप सिंह को मेघराज बनकर धोखे में डाला। सुरेंद्र सिंह के साथ दलीप सिंह ने मुझे मेघराज समझकर अपने चोर रास्ते से बाहर निकाल दिया। नीचे सुरंग में पहुंचते ही मैंने सुरेंद्र सिंह के दोनों हाथ काट डाले। उसे वहीं तड़पता छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। सुरंग में एक पहरेदार था जिसे मैंने जान से मार डाला और इसके बाद मेरे रास्ते में अड़चन डालने वाला कोई नहीं था। सुरंग में मैं अपना लिखा एक खत भी छोड़ आया। जब असली मेघराज दलीप सिंह से मिला होगा, खूब ही मज़ा आया होगा। जो हाल अभी अभी संक्षेप में हमने अल्फांसे के मुंह से सुना है, उसका मुख्तसर हाल पाठक छठा भाग पहला बयान और सातवां भाग पहले बयान में पढ़ा है। यहाँ पर हमारे पाठकों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि छठे भाग का चौथा बयान, जिसमें अल्फांसे, विजय, गुरबचन और महाकाल इत्यादि बात करते दिखाए गए हैं, छठे भाग के पहले बयान में पहली रात की बात है। उन्हीं बातों के बाद अल्फांसे मेघराज के भेष में दलीप नगर और विजय गोवर्धन एक लिबास में उमादत्त के यहाँ पहुँचे। हमारे पाठक अगर छठे भाग का चौथा बयान ध्यान से पढ़ें तो जान जाएंगे कि उसी वक्त इन लोगों ने आपस में ये दोनों काम करने की ठानी थी। ये समझने में आपको दिमाग लगाना होगा। हाँ, मुझे मालूम है, महाकाल बोला। वाकई खूब मज़ा आया। हाँ, तुम्हें हमने यह काम सौंपा था कि आज सुबह जब तक हम मेघराज के भेष में दलीप सिंह से अपना काम न निकाल लें, उस वक्त तक किसी भी कीमत पर मेघराज दलीप नगर नहीं पहुंच सके। और उसे तुमने रोकने के लिए क्या क्या उद्योग किया? वही तो आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ, महाकाल ने कहा। कल रात जैसे ही आपने मुझे ये काम सौंपा, मैं फ़ौरन ही सीधा यहाँ से उठकर मेघराज के मकान पर पहुँचा। अपने तरीके से मैंने उस पर नज़र रखना जारी कर दी। सुबह को जब वह दलीप नगर के लिए घोड़े पर रवाना हुआ और चमनगढ़ की सीमा से बाहर जंगल में आया, तो मैं सोचने लगा कि इसे किस तरह रास्ते में रोका जाए।
मुझे मालूम था कि उधर दलीप नगर में आप इसी का बेस बनाए दलीप सिंह को धोखे में डाल रहे होंगे। मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर मेघराज वक्त से पहले दलीप नगर पहुंच गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैंने उसे जंगल में उलझाए रखने का तरीका ये निकाला कि सबसे पहले एक तीर उसके घोड़े की आंख में मारा। स्वाभाविक था कि वह चौंक पड़ता। ऐसा ही हुआ भी। घोड़ा चिंगाड़ता हुआ एक तरफ भाग गया। म्यान से अपनी तलवार खींचकर मेघराज ने मुझे ललकारा, लेकिन मैं अपने छुपे हुए स्थान से सामने नहीं आया। एकाएक उसे चकमा देने की एक बहुत ही बढ़िया तरकीब मुझे सूझी और मैंने वही किया। हम सभी जानते हैं कि आज से कोई 3 वर्ष पहले किसी ने मदद की पत्नी और मेघराज की बहन कंचन की हत्या कर दी थी। मेघराज हजार कोशिशों के बाद भी आज तक हत्यारे का पता नहीं लगा सका है। इस बात को लेकर मेघराज के दिल में ऐसी आग है कि उसे पता लग जाए कि फला आदमी कंचन का हत्यारा है तो वो उसे फाड़ कर सुखा देगा। मैंने सोचा कि इस बात की आड़ लेकर आसानी से उसे जंगल में उलझाया जा सकता है। मैंने फ़ौरन इस तरह का एक खत लिखा जैसे मैं ही कंचन का हत्यारा हूँ, और उसमें भी धमकी दी कि अब मैं उसकी भी हत्या कर दूंगा। और फिर वह खत तीर के ज़रिए मैंने उस तक जल्दी ही पहुँचा दिया। जो कुछ महाकाल ऊपर कह आया है वह हमारे पाठक इसी भाग के पहले बयान में पढ़ा है। आपको याद होगा कि मेघराज ये सब बातें उस बयान में दलीप सिंह को बता रहा था, और फिर उसने वह खत भी तो दलीप सिंह को ही दिया था। पाठक समझ गए होंगे कि वह खत महाकाल ने उसे किस सबब से लिखा था। लेकिन क्या तुमने उस खत के नीचे अपना नाम लिख दिया है? महाकाल की बात सुनकर अल्फांसे ने सवाल किया। जी नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, महाकाल ने जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि अगर उस खत में मैं अपना नाम लिख देता तो मेघराज, कंचन और कमला का हत्यारा वास्तव में ही मुझे समझने लगता और हमेशा के लिए मेरा दुश्मन बन जाता। जबकि खत को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था कि वह खत में लिखे अल्फाजों के चक्कर में उलझ जाए और वह दलीप नगर ना पहुँच सके। सो मैं कामयाब हो गया। वह तो ये भी नहीं जान सका होगा कि ये सब लिखने वाला कौन है। अच्छा खैर, गुरबचन सिंह बोले, उस खत को पढ़कर मेघराज की क्या हालत हुई? मैं अपनी जगह पर खड़ा हुआ उसे देख रहा था। खत पढ़ती हुई उसके चेहरे पर कई तरह के भावों का आवागमन हुआ। कई शायद तक वह खत हाथ में लिए हुए अवाक सा खड़ा न जाने क्या क्या सोचता रहा। फिर एकदम चीख कर बोला, कौन कमीना है वो मेरी बहन का हत्यारा, हमारे सामने आए। मगर मैं चुप ही रहा। उसकी अजब हालत को देखकर फिर मेरे होठों पर एक ज़ोरदार मुस्कुराहट तो ज़रूर उभर आई थी। वहाँ का हाल अब मुख्तसर में मैं क्या बयान करूँ। वह बहुत ही उत्तेजित, परेशान, उतावला, क्रोधित और खूनी सा नजर आने लगा था। सारे जंगल में वह ज़ोर ज़ोर से चीख कर कंचन के हत्यारों को पुकार रहा था, परंतु मुझे किसी तरह का जवाब देने अथवा सामने आने की ज़रूरत ही क्या थी। मैं तो अपनी ही जगह पर छुपा हुआ उसकी परेशानियों का मज़ा लेता रहा। लगभग 30 साय तक मेघराज की यही हालत रही। जंगल में चीख चीख कर वह कंचन के हत्यारे को गालियाँ बकता रहा, अपने सामने आने के लिए ललकारता रहा। मगर जब उसकी आवाज़ जंगल से प्रतिध्वनित होकर उसके ही कानों में पड़ती तो वह झुंझला उठता। गर्ज यह है कि उसी हालत में वह इतना समय गंवा चुका था कि मेरा काम निकल गया। आखिर में निराश होकर वह दलीप नगर की ओर चल दिया। मैं अपने गुप्त तरीके से उसके पीछे था। जब वह दलीप नगर पहुंचा तो उसे पता लगा कि एक मेघराज दलीप सिंह के साथ सुरेंद्र सिंह के कमरे में गया है। मैं भेस बदल कर महल में उसी जगह मौजूद था। जब मेघराज ने सुरेंद्र सिंह वाला दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर से दलीप सिंह ने दरवाज़ा खोला। वहाँ का सारा हाल बयान करने के बाद महाकाल बोला। इसके बाद मेघराज और दलीप सिंह कुछ खास बातें करने एक कमरे में चले गए। मैं कमरे में होने वाली उनकी बात नहीं सुन सकता था, लिहाजा मैंने यहाँ लौटने की सोची। उसी वक्त मेरे दिमाग में बात आई कि केवल सिंह दलीप सिंह की कैद में पड़ा है, क्यों ना यहाँ से जाता जाता उसे भी निकालने का उद्योग करूँ। मैंने अय्यारी करके एक प्यादे से पता लगाया कि केवल सिंह तहखाने में कहाँ कैद है। उसकी दी हुई जानकारी की मदद से ही मैं केवल सिंह को उनकी कैद से निकाल कर यहाँ तक लाने में कामयाब रहा। बाद में जब उन्हें असलियत का पता चला होगा तो खूब किलसते होंगे। यहाँ पर विजय अल्फांसे और गुरबचन सिंह ने महाकाल द्वारा केवल सिंह को दलीप सिंह की कैद से आज़ाद कराने का हाल तरह तरह के सवाल करके मुख्तसर में पूछते रहे। हम यहाँ वह हाल मुख्तसर में लिखकर व्यर्थ ही पाठकों का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अतः यहाँ पाठकों को यही समझकर संतोष कर लेना चाहिए कि महाकाल किसी तरह केवल सिंह को यहाँ तक लाने में कामयाब हो गया। उसका हाल खत्म होने के बाद गुरबचन सिंह का ध्यान शीला की तरफ गया। मुमकिन है कि बहुत से पाठक शीला के बारे में भूल ही गए हों, क्योंकि उसका हाल केवल पहले ही भाग में लिखा गया था। शीला की कार्रवाई का मुख्तसर हाल आप पहले भाग के 18 और 84 पेज से शुरू होने वाले बयान को पढ़कर जान सकते हैं। वैसे हम संक्षेप में याद दिलाने के लिए यहाँ लिखेंगे। गुरबचन सिंह ने शीला की तरफ देखा और सवाल किया, अब तुम अपना हाल कहो शीला, तुम्हारा तो बिल्कुल भी हाल हमें नहीं पता है। अपने हाल से तो अभी तक मैं खुद ही बड़े तरद्दुद में हूँ गुरुजी, शीला बोली। जैसा मेरा साथ गुजरा है वैसा तो किसी के साथ भी नहीं गुजरा।
मैं जहाँ फंसी थी, हालांकि वहाँ से यहाँ तक भी आ गई हूँ, मगर सारे तरद्दुद अभी तक दूर नहीं हुए। अगर तुम अपना सारा हाल शुरू में मुख्तसर में कहो तो ज़्यादा अच्छा रहे। आपने मुझे और मेरे साथ भैया केवल सिंह को गौरव सिंह और वंदना बनाया था। शीला ने हाल जारी किया। उसके पीछे यही सबब था कि दुश्मन इन दोनों के राजनगर जाने का भेद ना जान सके और हमें यहाँ देखकर वे इसी धोखे में रहें कि हम यहीं हैं। उस दिन आपके पास से विदा होकर हम कुछ दूर तक आगे चले तो भैया केवल सिंह ने कहा कि वह दलीप नगर में मुकरन चुराने की कोशिश करने जा रहा है। मैं माँ से मिला हूँ। वंदना की माँ नहीं, शीला और केवल सिंह की माँ। हालांकि मैंने काफ़ी ज़िद की कि मैं भी मुकरन लेने तुम्हारे साथ चलूँगी, मगर ये नहीं माना। इसके अलावा कि मैं वंदना के बेस में घूमती रहूँ। आपने मुझे कोई खास काम नहीं सौंपा था, इसलिए माँ से मिलने चल दी। मैंने सोचा कि अपनी बूढ़ी माँ से मिले हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, वो हमारे बारे में फ़िक्र करती होगी। यही सोचकर मैं माँ से मिलने चल दी। अभी मैं जल में तैरती हुई नदी पार कर ही रही थी कि 5 नकाबपोशों ने मुझे पकड़ लिया। मुझे गिरफ्तार करके वे ऐसे बाग में ले गए जहाँ सफ़ेद संगमरमर की एक बहुत बड़ी और सुंदर सी मूर्ति थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि वह मूर्ति वंदना की थी। पहले तो मैं वंदना की मूर्ति को देखकर ही चौंकी, और उस वक्त तो मेरे तरद्दुद की कोई सीमा ही नहीं रह रही जब उन पाँचों में से एक ने कहा, ये हमारी महारानी है, इनके समक्ष शीश झुकाकर प्रणाम करो। आप सोच सकते हैं कि ये सोचकर हमें कितना तरद्दुद हुआ होगा। मुझे मालूम था कि वंदना इस तरह कहीं की भी महारानी नहीं है, मगर मैं कुछ नहीं बोली। इसके बाद उन्होंने मुझे कैद कर लिया। मुझे कैद हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि छत में एक मोखला बना। एक ऐसे आदमी ने नीचे कमर लटकाया जिसका सारा बदन काली स्याही से पुता हुआ था। उसने मुझे कमन पर चढ़ने का इशारा करते हुए कहा, महारानी, जल्दी से ऊपर की तरफ चढ़ाओ। यहाँ तक का हाल पाठक पहले भाग के 17 नंबर पेज से आरंभ तक के होने वाले बयान में पढ़ चुके हैं। उसकी बात सुनकर तो मेरी हैरत और भी बढ़ गई। मैं अभी तक अपने उसी मर्दाने भेष में थी जिसमें कि आपके गुरबचन के पास से गई थी। उसके महारानी कहने से मैं बुरी तरह चकरा गई, मगर उस कैद से निकलने के लालच से मैं चुपचाप कमन पर चढ़ गई। वह मुझे चुप रहने का इशारा करता हुआ अपने साथ ले चला। थोड़ी देर बाद जब हम सुरंग में पहुंचे तो उसने मुझे कुछ बातें करने की इजाज़त दी। अपना नाम उसने मुझे महादेव सिंह बताया। उसने बड़ी ही ऊल जलूल बातें मुझसे की। उसकी किसी भी बात का कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आया। उसने क्या बातें की थी? गुरबचन सिंह ने सवाल किया। पाठकों, उन बातों का एक एक लफ्ज़ तो यहाँ नहीं लिखा जा सकता। हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि वंदना ने सबको एक एक लफ्ज़ बताया। पाठकों के लिए हम यहाँ उसकी बातों का सार लिख देते हैं। उसने कहा, महादेव सिंह नाम के उस आदमी ने मेरा नाम इंद्रावती बताया। मेरे ये कहने पर कि मेरा नाम इंद्रावती नहीं है, उसने कहा कि हमें मालूम है कि आपका नाम वंदना है, किंतु आपने ही तो हुक्म दिया था कि हमें हमारे असली नाम से ना पुकार कर इंद्रावती कहा करो। मैं उससे ये कहने वाली थी कि मेरा नाम वंदना तो ज़रूर है, लेकिन मैं यहाँ की महारानी नहीं हूँ। मगर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वंदना ने यहाँ अपना किसी तरह का जाल फैला रखा हो, मेरे ये कहते ही वह सब बेकार हो जाए। उसने ये भी कहा कि कलावती नाम की उसकी लड़की यानी मुझे यानी वंदना को गिरफ्तार करके महारानी बनी बैठी है। वो उससे बदला लेगा। मैं उसकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ रही थी, मगर चुपचाप सुनती रही। सुरंग में आगे जाकर महादेव सिंह के कई साथी मिले। सभी ने मुझे महारानी कहकर सलाम किया और महादेव सिंह ने मुझसे मर्दाने भेस की दाढ़ी मूंछ उतार कर मुलाजिमों को अपने दर्शन देने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। फिर मुझे महादेव सिंह ने यह कहकर एक कमरे में रखा कि रात तो आप आराम से गुजार लें, सुबह को सबके सामने बेगम बेनज़ूर की गद्दी पर बैठी कलावती की खबर लेंगी। अभी मैं बिस्तर पर पड़ी इन सब बातों के बारे में सोच ही रही थी कि कमरे की एक दीवार में छोटा सा वर्गाकार मोखला खुला। मोखले की दूसरी तरफ खड़ी एक औरत मुझे मोखले पर आने का इशारा कर रही थी। मैं मोखले के पास पहुंच गई। हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी कि उसने मुझे वंदना नहीं, मेरे असली नाम यानी शीला कहकर पुकारा था। मैंने मोखले के पास जाकर उससे पूछा कि वह कौन है और शीला कहकर किसे पुकारती है। जवाब में उसने धीमे स्वर में मुझसे कहा कि मैं चुप रहूं और ये कि यहाँ बड़ी ज़बरदस्त अय्यारी चल रही है। ये कहते हुए उसने मोखले में से एक कागज़ मुझे पकड़ा दिया और कहा कि अगर मैं इसे पढ़ लूँ तो सब कुछ समझ जाऊंगी। ये कहकर वह मोखले से गायब हो गई। मैं ठगी सी कागज़ हाथ में लिए खड़ी थी। कहने के बाद शीला अपनी सांस लेने के लिए रुकी। ऊपर की सारी बातें पाठक पहले भाग के 82 से 87 पेज तक के बयान में पढ़ आए हैं। क्या तुमने वो कागज़ पढ़ा था? गुरबचन सिंह ने पूछा। जी हाँ, उसी वक्त बिस्तर पर बैठकर मैंने वह कागज़ पढ़ा, शीला ने बताया। गुरबचन सिंह द्वारा ये पूछे जाने पर कि उस कागज़ में क्या लिखा था, शीला ने जवाब दिया कि वह कागज़ अभी तक उसके पास है। कहते हुए उसने बटुए से एक कागज़ निकालकर गुरबचन सिंह को पकड़ा दिया। गुरबचन सिंह ने वह कागज़ ज़ोर से पढ़ा। हमारे पाठकों ने भी अभी तक के कथानक में वह कागज़ नहीं पढ़ा, इसलिए हम नीचे उसका मजमून ज्यों का त्यों उतार देते हैं। लिखा था, प्यारी शीला रानी,
मैं जानती हूँ कि तुम वंदना नहीं शीला हो। यहाँ अभी तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे मालूम है कि उन सबको देख और सुनकर तुम्हें गहरा तरद्दुद होगा, मगर घबराने की बात नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है उसे तुम चुपचाप देखती जाओ। यहाँ इस वक्त बड़ी तगड़ी अय्यारी चल रही है। तुम्हारा काम यह है कि तुम बिना किसी हील हुज्जत के वह करे जाओ जो महादेव सिंह कहता रहे। मुझे तुम अपनी मददगार समझो। मैं गुरु गुरबचन सिंह की अय्यार और वंदना की पक्षधर हूँ। महादेव सिंह तुम्हें कल दरबार में बेगम बेनज़ूर बनाएगा। तुम किसी तरह की हुज्जत मत करना, चुपचाप बन जाना। तुम्हारी हुज्जत से न केवल हमारी सारी अय्यारी पर पानी फिर जाएगा, बल्कि तुम्हारी जान भी मुसीबत में फंस जाएगी। इन सब बातों का पालन करने में ही तुम्हारा भला है। तुम्हारी मददगार एक अय्यार। इस खत को पढ़कर मेरी अजीब हालत हो गई। खत खत्म होते ही शीला ने कहा, उलझन खुलने की बजाय और बढ़ गई थी। बाकी सारी रात मैं इन्हीं सब घटनाओं के बारे में सोचती रही। आखिर में मैंने यही फैसला किया कि मैं इस खत में लिखे मजमून का पालन करूंगी, जबकि अभी तक मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि वह औरत मेरी मददगार भी है या झूठ बोलती है। अगले दिन सुबह को महादेव सिंह मेरे चेहरे पर नकाब डालकर बेगम बेनज़ूर के दरबार में ले गया। वहाँ बड़े ही नाटकीय ढंग से उसने कलावती नाम की औरत, जो बेगम बेनज़ूर बनी बैठी थी, जिसे महादेव सिंह अपनी लड़की बताता था, कि गर्दन मेरे ही सामने अपनी तलवार से काट दी। बेनज़ूर का मुकुट मेरे सिर पर रख दिया गया। सारे दरबार में बेगम बेनज़ूर जिंदाबाद के नारे लगने लगे। उसी वक्त मेरी नज़र दरबार में दाखिल होने वाले नए नकाबपोश पर पड़ी। ऊपर लिखा हाल आपने पहले भाग के 92 से आरंभ होने वाले बयान में पढ़ा है। इससे आगे का हाल अभी तक हमारे पाठकों ने कहीं नहीं पढ़ा है, इसलिए अब हम वंदना का हाल मुख्तसर में लिखते हैं। क्योंकि मैं दरबार में उस वक्त सबसे ऊंचे स्थान पर थी, तो सबसे पहले उसे मैंने ही देखा। उस वक्त सब मेरी जय जयकार में लगे थे। कदाचित इसी सबब से किसी और की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। मेरे देखते ही देखते उसने अपने चेहरे से नकाब उतार कर जेब में रख लिया। वह यह देखकर मैं उसे देखती कि देखती रह गई कि वह औरत थी जिसने मोखले से रात ये कागज़ दिया था। इशारों ही इशारों में उसने मुझसे चुप रहने के लिए कहा। मैं बस उसे देखती रही, बोली कुछ नहीं। वह भी मेरी जिंदाबाद के नारे लगाने में शामिल हो गई। काफ़ी देर तक इसी तरह का माहौल रहा। फिर विधिवत दरबार लगा, मुझे बेगम बना दिया गया। यूं तो उस दरबार में कोई खास बात ना थी, किसी आम राजा की तरह ही था। यहाँ दरबार की केवल एक बात मैं बयान करना चाहती हूँ, और वो ये कि उस औरत को भी महादेव सिंह सहित सभी मुलाजिम जानते थे। दरबार बर्खास्त होने के बाद मेरे मिलने की खुशी में जश्न मनाया गया। सारा दिन इसी तरह बीत गया और रात को मुझे महल के उस कमरे में पहुंचा दिया गया जिस पर बेगम बेनज़ूर का हक था। मैं बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपने साथ घटने वाली घटनाओं को सोच रही थी। मैं 2 ही दिन में क्या से क्या हो गई। यहाँ लोगों ने मुझे बेगम बेनज़ूर बना दिया। इन बातों के बारे में मैं जितना सोचती उतनी तरद्दुद में घिर जाती। अब मेरी उस औरत से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही थी जिसने खुद को मेरी मददगार कहा था। मैं सोच रही थी कि शायद उसी से मिलने पर कोई बात समझ में आ सके। मुमकिन है कि वह बताए, मगर उससे मिलने और बात करने का कोई उपाय मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उस रात इसी तरह के ख्यालों के साथ मैं सो गई। सुबह होते ही चारों तरफ फिर मुलाजिम चकराने लगे। वे मुझे बताते जाते कि अब मुझे ये करना है, अब वो करना है, और मैं किसी रानी की तरह सारे काम करती रहती। इसी तरह 3 दिन और 3 रातें गुजर गईं। इसी बीच उस औरत की शक्ल राजमहल में मुझे एक बार भी देखने को नहीं मिली। उसके ना मिलने से मेरा दिमाग बड़ा ही परेशान था। चौथी रात की बात है, मैं अपने बिस्तर पर सोई हुई थी कि अचानक मेरी आंख खुली। उस वक्त कोई आधी रात गुजर चुकी थी। मैंने आंख खुलने का सबब जाना तो कमरे के एक तरफ की खिड़की खुली थी। रात के वक्त मेरे सोते समय में भी कमरे में एक कंदील जल रहा था, जिसकी भरपूर रोशनी इस वक्त भी मेरे कमरे में फैली हुई थी। इस रोशनी में मैंने देखा कि मेरे कमरे में महादेव सिंह खड़ा है। उसे देखते ही मैं बिस्तर पर उठ बैठी और बोली, महादेव सिंह, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? क्यों? महादेव सिंह मुस्कुराता हुआ बोला, क्या 4 ही दिन में बेगम बेनज़ूर वाली अकड़ आ गई? ठहरो। अचानक विजय ने बात का सिलसिला बीच में रोक दिया। हाल बयान करती करती शीला रुक गई। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। विजय ने इस तरह हाथ ऊपर उठा रखे थे मानो अब ज़्यादा बकवास सुननी उसके बस में नहीं है। बोला, बहुत देर से इस साली बेगम बेनज़ूर ने दिमाग की नसों का चूर्ण बना रखा है। शीला प्यारी, तुम बेगम बेनज़ूर का नाम अपने बयान में कुछ ज़्यादा ही ले रही हो। अब तक इतनी बार ले चुकी हो कि हमारा दिल फड़कने लगा है। मैं आपका मतलब नहीं समझी महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? शीला रानी उसके सवाल करने के ढंग से चकरा गई थी। नहीं समझी? विजय जल्दी जल्दी बोला। समझोगी भी नहीं, खैर हम ही समझाए देते हैं। अब तुम इतना तो समझती हो कि बेगम सेगम से ये जो कोई भी है, हम समझ रहे हैं कि वो कोई नारी, और नारी के मामले में हमारी राल टपकी, यानी कि हमारे दिमाग में खटकी। अपने किस्से में तुम इस बेगम बेनज़ूर पर बहुत ज़ोर दे रही हो। बिल्कुल इस तरह का नाम आता है जैसे तोप का गोला हो। तुमने कहा कि तुम्हें बेगम बेनज़ूर बना दिया गया। पहले कहा था कि कलावती बेगम बेनज़ूर बनी खड़ी थी।
बेगम बेनज़ूर का कमरा, बेगम बेनज़ूर की गद्दी, यानी कि साली बेगम बेनज़ूर ना हो गई, आंवले का अचार हो गया। कई नए आदमी जो इस मजलिस में विजय के साथ पहली बार बैठे थे, उसकी इस अजीब बकबक को सुनकर चकरा गए, मगर गुरबचन सिंह अब तक विजय की आदतों से काफ़ी हद तक परिचित हो चुके थे। मुस्कुराए और बोले, महाराज, बेगम बेनज़ूर किसी औरत का नाम नहीं बल्कि एक पद का नाम है। यहाँ शीला फंस गई थी। वहाँ गद्दी पर हमेशा कोई औरत ही बैठती है, और उस गद्दी पर बैठकर जो भी औरत राज्य करती है उसे बेगम बेनज़ूर कहकर ही पुकारते हैं। ओह, विजय बोला, तो ये साली बेगम बेनज़ूर किसी औरत का नाम नहीं है, जो भी वहाँ राज्य करती है उसे ही बेगम बेनज़ूर कहते हैं। और जैसे हमारे भारत में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरह ही बेगम बेनज़ूर एक पद है, यानी वंदना अगर वहाँ की रानी हो तो बेगम बेनज़ूर ही कहलाए। जी हाँ, गुरबचन सिंह ने कहा, अब आप ठीक समझें। पाठकों को भी ये बात अच्छी तरह से ही समझ लेनी चाहिए। चलो खैर, समझ तो गए, विजय बोला। हाँ तो शीला रानी, शुरू करो अपनी कहानी। जहाँ तक वह बता चुकी थी वहाँ से आगे बोली। जब महादेव सिंह ने मुझसे कहा कि 4 ही दिन में बेगम बेनज़ूर वाली अकड़ आ गई तो फिर मेरा चौंकना स्वाभाविक ही था। खुद ही बोली, क्या मतलब? ओह, तो अब मतलब भी बताना होगा। कहता हुआ वह मेरे पास बिस्तर पर बैठ गया, बोला, खैर बताना पड़ेगा तो सुन ही लो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम वंदना नहीं हो। मैं अवाक। मैं फिर बोला, तुम समझती हो कि मैं ये बात नहीं जानता कि तुम यहाँ की महारानी नहीं हो? क्या तुम अभी तक इसी भुलावे में थी कि मैं वाकई तुम्हें रानी समझता हूँ? नहीं शीला, मुझे शुरू से ही पता है कि तुम वंदना नहीं हो। यहाँ की रानी होने की तो बात ही क्या है। यहाँ की रानी तो वंदना भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि तुम्हें गुरबचन सिंह ने यह हुक्म देकर वंदना बनाया है कि किसी भी कीमत पर तुम ये भेद नहीं खोलने दोगी कि तुम वंदना नहीं शीला हो। अब ज़रा गौर से सुनो। तुम्हें गिरफ्तार करने वाले वे 5 आदमी मेरे ही थे। तो मैं जानबूझकर वंदना की मूर्ति दिखाकर यह कहा था कि ये यहाँ की महारानी है। हालांकि वह सारा नाटक मेरा था। मैं अपनी बातों में तुम पर ज़बरदस्ती ये जाहिर कर रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ की महारानी वंदना समझता हूँ। मुझे मालूम था कि तुम ये सब देख और सुनकर चौंकोगी, मगर बोलोगी कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि मुमकिन है रानी बनने में वंदना की कोई अय्यारी हो। इसी वजह से तुम उनमें से किसी बात को ना झुठलाओगी। जो मैं कहूँगा वही हुआ भी। उसकी ये अजीब उलझी हुई बात सुन मेरी खोपड़ी घूम गई। कई साय तक तो जैसे लगातार मुझे उसका चेहरा देखने के अलावा कुछ काम नहीं रहा। फिर खुद पर काबू पाकर बोली, मैं समझी नहीं महादेव सिंह जी कि आप कहना क्या चाहते हैं। महादेव सिंह मुस्कुराकर बोला, समझ तो आप गई हैं, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर यकीन नहीं आ रहा है, इसलिए आप नासमझ बन रही हैं। सीधी सी बात है कि आप ना तो खुद वंदना है यहाँ की महारानी, अर्थात बेगम बेनज़ूर होने का तो सवाल ही नहीं। सीधे अल्फाजों में ये सारी साजिश मैंने खुद फैलाई। तुमसे अभी तक जितने भी आदमी टकराए वो सब मेरे ही थे। तुम्हें हमने जानबूझकर बेगम बेनज़ूर बनाया, और इसके लिए आपने अपनी बेटी कलावती की भी हत्या कर दी। मैंने कहा, कर तो दी है, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं थी। महादेव सिंह ने कहा, यह सब बड़ी गहरी अय्यारी की बातें हैं। तुम उन्हें समझने की कोशिश करोगी तो दिमाग घूम कर ही रह जाएगा। तुम केवल अपने काम की बात सुनो। तुम्हें बेगम बेनज़ूर हमने बनवाया है। अब तुम इस गद्दी पर बैठकर वही काम करोगी जो हम कहेंगे। अगर तुमने हमारी हुक्मदुली करने की कोशिश की तो जिस तरह भरे दरबार में कलावती की गर्दन काट दी, उसी काम को दोबारा करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। समझ रखना कि तुम नकली बेगम बेनज़ूर हो। अगर मैंने ये भेद खोल दिया तो तुम किसी भी कीमत पर यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकती। इसी तरह से उसने मुझे धमकी दी। उस वक्त उसकी धमकी कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई चारा न था। ये धमकी देकर महादेव सिंह चला गया कि मुझसे सारा काम उसके हुक्म के मुताबिक करना होगा। हुक्मतुली का अंजाम मौत। फिर उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट कर न जाने क्या क्या सोचती रही। जब से मैं उस टापू पर फंसी थी तब से और अधिक गहरे तरद्दुदों का सामना करना पड़ रहा था। समझ में ना आ रहा था कि वहाँ क्या किस्सा चल रहा है और इसमें मैं क्यों फंस गई हूँ। खैर, अपने किस्से को ज़्यादा लंबा ना करके मैं यहाँ काम की बात लिखती हूँ। ऐसे हालातों में फंसकर किसी की हालत हो जाती है, दिमाग में किस किस तरह के ख्याल उठते हैं, इस बात का आप भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस सारी रात और अगले सारे दिन महादेव सिंह की उन नई बातों ने मेरा दिमाग ख़राब रखा। दिन में महादेव सिंह मेरे सामने ही रहा। अगली रात को करीब उसी कल वाले समय मेरे कमरे में वह औरत आई। उसे अपने बिस्तर पर बैठाकर मैंने सबसे पहला सवाल ये किया, पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन हैं, क्या नाम है? मुस्कुराकर उसने जवाब दिया, फ़िलहाल मेरा नाम तुम चंडिका समझ सकती हो। उसका तो मैं नाम ही सुनकर चकरा गई। बोली, आप तो अपना असली नाम हमसे छुपा रही हैं। यह नाम तो असली नाम नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ सब मुझे इसी नाम से जानते हैं, चंडिका ने कहा। और तुम भी मेरे असली नाम के फेर में ना पढ़कर केवल इतना ही ध्यान रखो कि मेरा नाम चंडिका है और यहाँ पर मैं ही अकेली तुम्हारी मददगार हूँ। क्या खाक मददगार हो?
उस दिन दरबार में चमकने के बाद तो आज दिखी हो। नज़र तो मैं इसी तरह आऊँगी, चंडिका बोली, क्योंकि बहुत से काम मुझे अकेली को ही करने पड़ते हैं। मगर तुम मेरे ना आने पर किसी तरह की फ़िक्र ना करना। मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, लेकिन यहाँ की खबर सारी रखती हूँ। मुझे मालूम है कि कल रात यहाँ इसी समय महादेव सिंह आया था। उसने तुमसे कुछ बातें की। मैं यहाँ इस समय तुमसे केवल वही बातें पूछने आई हूँ जो महादेव सिंह ने कल तुमसे की थी। लेकिन जब तक आप मुझे ये यकीन न दिलाते कि आप मेरे साथ किसी तरह की अय्यारी नहीं कर रही हैं और वाकई आप मेरी मददगार हैं, तब तक मैं कोई भी बात कैसे बता सकती हूँ? मैंने कहा। वह फिर मोहब्बत भरे तरीके से मुस्कुराने के बाद बोली, हालांकि मुझे मालूम है कि महादेव सिंह तुमसे क्या कह गया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से वे अल्फाज जानने आई थी जो उसने उस बात को कहते समय इस्तेमाल करे होंगे। तुम मुझे उसका हाल बताओ या ना बताओ, लेकिन हाँ, मैं यहाँ का तुम्हें उतना हाल ज़रूर बता दूंगी जितना बताने लायक है। उससे ज़्यादा जानने की कोशिश करोगी तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं। वैसे मेरी बात ना मानकर तुम खुद से दुश्मनी करोगी। फिर मैं तो तुम्हें बता भी चुकी हूँ कि मैं गुरबचन सिंह की अय्यार हूँ। तो फिर आप कुछ बातों को बताकर मेरे दिल के तरद्दुद को कुछ तो दूर कीजिए, मैंने कहा। मैं वो सारे सवाल भी जानती हूँ जो तुम्हारे दिमाग में तरद्दुद बने हुए हैं और जिनका तुम जवाब चाहती हो, मगर इस हाल में तुम्हें उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। जितना बता सकती हूँ वो ये है कि यहाँ महादेव सिंह ने पूरा एक दल बना रखा है। महादेव सिंह यहाँ का एक ज़बरदस्त अय्यार है और किसी खास दुश्मनी के सबब से यहाँ की वर्तमान असली बेगम बेनज़ूर से उसकी कुछ दुश्मनी है। वो एक तरह से उसे हटाकर यहाँ अपना राज्य कायम करना चाहता है। वर्तमान की जो असली बेगम बेनज़ूर है वह असल में महादेव सिंह की कैद में है। अभी तक मैं यह पता लगाने में कामयाब नहीं हो सकी हूँ कि असली बेगम बेनज़ूर को उसने कैद कहाँ कर रखा है। पहले इसने अपनी लड़की कलावती को यहाँ बेगम बेनज़ूर बना दिया और उससे ये मुनादी करवा दी कि बेगम साहिबा किसी खास काम से राज्य के बाहर गई हैं और अपने लौटने तक इस गद्दी का उत्तरदायी उसे सौंप गई हैं। यह मुझे पता न लग सका कि उसे ये कैसे मालूम हुआ कि गुरु गुरबचन सिंह ने तुम्हें वंदना बना रखा है। उसे यह हकीकत भी मालूम है कि असली वंदना देव सिंह को लेने अपने भाई गौरव सिंह के साथ राजनगर गई है। उसी रात मैंने यहाँ महादेव सिंह और उसके अय्यारों के बीच होने वाली कुछ बातें सुनी थी। उन बातों से मुझे पता लगा कि इन्हें तुम्हारी सारी हकीकत पता है और उसी वक्त इन्होंने ये साजिश तय की कि ये तुम्हें पकड़ कर यहाँ लाएंगे और ये जाहिर करेंगे कि यहाँ की रानी वंदना है। सो तुम इस भ्रम में आकर कुछ बोल ही नहीं सकोगी। जब से महादेव सिंह के 5 आदमियों ने पकड़ा, तब से अब तक जो कुछ भी हुआ वो तुम अच्छी तरह जानती हो। बस ये और समझ लो कि वह सब कुछ महादेव सिंह का ही किया धरा है। क्या यहाँ के वर्तमान बेगम बेनज़ीर की शक्ल हमारी वंदना से मिलती जुलती है? मैंने उससे ये सवाल किया था। इस बात का तुम्हें देने के लिए अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, चंडिका ने कहा। तुम बीच में कोई सवाल करोगी तब भी वही फ़र्क पड़ता है और नहीं करोगी तब भी वही। जो भी कुछ इस वक्त मुझे तुम्हें बताना है, यानी कि मैं बिना तुम्हारे किसी सवाल के ही बता दूंगी, और जो नहीं बताना है वह तुम्हारे 1000 सवालों के बाद भी नहीं बताऊंगी। जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसी रात महादेव सिंह ने अपने अय्यारों की मजलिस में बैठकर तय कर लिया था। यानी कि मुझे बखूबी मालूम था। तुम्हें गिरफ्तार करके लाना, बाद में वंदना की तस्वीर को महारानी कहकर तुमको प्रणाम करवाना, तुम्हें कुछ देर के लिए ऐसी कैद में पहुंचा देना जब वंदना की तस्वीर लगा दी गई हो, वहां से फिर उसी वक्त महादेव द्वारा तुम्हें आज़ाद करना, उसकी इस तरह की बातें मानो असल में वंदना ही बेगम बेनज़ूर हो, फिर तुम्हें उस कमरे में पहुंचाना जिसमें मैंने उस वक्त तुम्हें कागज़ पहुंचाया था। ये सारे काम तुम्हारे सामने इसलिए किए गए कि तुम ये समझने लगो कि हकीकत में किसी तरह की अय्यारी करके वंदना यहाँ बेगम बेनज़ूर बनी हुई है और फिर महादेव सिंह उसका सबसे खास और वफादार आदमी है। और सब कुछ मालूम होने के बाद भी तुमने होने दिया। मैंने कहा, क्या तुम उसकी साजिश के बीच में किसी तरह की गड़बड़ नहीं कर सकती थी? गड़बड़ तो मैंने सारी ही कर सकती थी, लेकिन जितनी की ज़रूरत थी उतनी ही की, चंडिका ने बताया। इतना की इतनी ही की इतनी की ही ज़रूरत थी कि मैं तुम्हारे पास ये पैगाम पहुंचा दूं कि तुम महादेव सिंह के कहे मुताबिक ही काम करे जाओ। सो मैंने किया। इससे ज़्यादा करने की मुझे ज़रूरत भी ना थी, ना इस वक्त है। हाँ, अब भी तुम उसके कहे मुताबिक ही सारा काम करती जाओ, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदे को अभी तुम नहीं समझोगी, चंडिका ने कहा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तुमने इसने तुम्हें फंसाकर भरे दरबार में अपनी बेटी कलावती की गर्दन काट दी। ये मत समझो कि हकीकत में उसने अपनी बेटी की ही गर्दन काट दी। असल में उस रोज़ दरबार में कलावती की सूरत बनाए महादेव सिंह की ही अय्यार थी। नाटक के मुताबिक उसी की गर्दन सबके सामने काट दी गई। ऐसा भला वह कौन सी अय्यारी जो कि नाटक करते करते मरना भी कबूल कर गई? मैंने तरद्दुद के साथ पूछा। उसे क्या मालूम था कि महादेव सिंह नाटक ही नाटक में उसकी गर्दन काट देगा, चंडिका ने बताया। उसने तो उस अय्यार से केवल इतना ही कहा था कि कल तुम्हें कलावती बनकर दरबार में रहना है। मैं वंदना बनी शीला को लाकर इस तरह का नाटक करूँगा। तुम मेरी इन बातों का ये जवाब देना, फिर भरे दरबार में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। इस नाटक के लिए वह तैयार हो गई। ये बात तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोची थी कि उसे गिरफ्तार करने की बजाय मार ही डालेगा। भरे दरबार में अपनी लड़की को मार डालकर दरबार की नज़र में
असली बेगम बेनज़ूर को उसका हक दिलवाकर महादेव सिंह ने मुलाजिमों के सामने बेगम के प्रति अपने को इतना ईमानदार जताया कि सब मुलाजिम कहें कि देखो महादेव सिंह कितना वफादार है। अपनी गद्दार लड़की की गर्दन काट देने में भी उसने हिचक नहीं की। इसके बाद इसी बारे में हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। आगे जो बातें हुई उन सब का सार मेरी ऊपर बताई हुई बातों में ही आ चुका है, अतः दोहराना बेकार है। हाँ, उससे इतनी बातें पूछने के बाद मैंने उसे बता दिया कि उससे पहली रात को महादेव सिंह मुझसे क्या बातें कर गया है। सब बातें खत्म हो जाने के बाद भी चंडिका जाते वक्त मुझसे यही कह गई कि मैं सारे काम महादेव सिंह के कहे मुताबिक ही करती रहूँ। इसके बाद वह चली गई और फिर तमाम काम उसी तरह चलने लगा। महादेव सिंह रात के वक्त अक्सर मुझसे मिला करता था। चंडिका अब 4-5 रात बाद मिलती। मैं सारे काम महादेव सिंह के बताए मुताबिक ही करती। इन दिनों कोई ऐसी खास बात ना हुई जिसे मैं मुख्तसर में बताने की समझूं। हाँ, जब इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन मैंने चंडिका से कहा कि अब मैं वहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ। केवल भैया और माँ के अलावा गुरुजी से भी मिलने को दिल करता है। मेरी इस बात के जवाब में उस रात उसने इतना ही कहा कि अब वह बहुत जल्दी ही मुझे आपके यानी गुरबचन सिंह के पास एक ख़ास पैगाम लेकर भेजने वाली है। और कल की रात अचानक उसने मेरे कमरे में आकर मेरी मुराद पूरी कर दी। वहाँ से निकलने का तो अब मैं क्या हाल बयान करूँ। हाँ, इतना समझ ली कि बड़े बड़े पेचीदे रास्तों से गुजार कर चंडिका ने मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे वहाँ छोड़ते और ख़ुद वहाँ से वापस लौटते वक्त चंडिका ने मुझे एक बहुत ही छोटा सा कागज़ देते हुए कहा, यह कागज़ गुरुजी को दे देना। उस कागज़ को लेकर मैं वहाँ से चल दी। कल की बाकी रात और आज के दिन का सफ़र तय करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। वह कागज़ कहाँ है जो चंडिका ने तुम्हें दिया था? गुरबचन सिंह ने पूछा। शीला ने बटुए से वह कागज़ का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा निकाला और गुरबचन सिंह की तरफ बढ़ाकर कहा, रास्ते में मैंने इस पुर्जे को कई बार पढ़ा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। उसमें केवल एक ही लफ्ज़ लिखा है, मगर काफ़ी दिमाग घुमाने के बाद भी समझ में नहीं आ सका। समझ में नहीं आया कि इस कागज़ में न जाने उसने आपको क्या पैगाम दे दिया है। गुरबचन सिंह ने वह कागज़ खोला। उस पर लिखा गति प्र उस एक ही लफ्ज़ को गुरबचन सिंह ने ध्यान से पढ़ा, फिर धीरे से कुछ हिसाब लगाया। सबने उनके होठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट देखी। शीला ने पूछा, गुरुजी कुछ आया समझ में? यह कोई ख़ास बात नहीं है जिसे तुम समझ ही ना सकें, गुरबचन सिंह ने कहा। मैं तो गैर समझ ही गया और इसका मतलब मैं आप सबको अभी बता दूंगा, लेकिन ज़रा यहाँ मौजूद सभी को इस पर अपने दिमाग की आजमाइश दो। लो। गुरबचन सिंह ने फिर उस कागज़ को अपने दरबार में ही बैठे हुए ब्लैक बॉय को पकड़ा दिया और बोले, इसे पढ़कर फिर समझने की कोशिश करो कि इस लफ्ज़ में क्या पैगाम है। ब्लैक बॉय ने कागज़ लिया, ध्यान से पढ़ा। कुछ देर तक होठे ही होठों में उस लफ्ज़ को बार बार बताते हुए उसका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद नकारात्मक तरीके से गर्दन हिलाकर पुर्जा बराबर में बैठे रघुनाथ को दे दिया। इस तरह से वह पुर्जा विजय, विकास, धनुष टंकार, ठाकुर निर्भय सिंह, रैना, ब्लैक बॉय, गौरव सिंह, वंदना, गणेश दत्त, केवल सिंह और महाकाल आदि के हाथों में से गुजर गया। गुरबचन सिंह ने यह कह दिया था कि जो भी इस पैगाम को समझ जाए वो बताए नहीं, केवल इशारा करके कह दे कि वह समझ गया है। समझने का इशारा अभी तक गुरबचन सिंह को विजय, विकास, अल्फांसी ने ही किया था। इस वक्त पुर्जा धनुष टंकार के हाथ में था। धनुष टंकार के हाथ में वह सबसे बाद में आया था। गुरबचन सिंह सोच रहे थे कि ये बंदर भला इस कागज़ में क्या देख रहा है। ये भला उस पैगाम को क्या समझेगा जो यहाँ इतने आदमियों में से केवल तीन ही की समझ में आ पाया। गुरबचन सिंह को तो यही डर था कि कहीं बंदर इस कागज़ को फाड़ फूड़ कर ही ना फेंक दे। अगर कोई और पुर्जा बंदर के हाथ में देता तो गुरबचन सिंह उसे बंदर के हाथ से वापस भी ले लेते, मगर कागज़ क्योंकि खुद विजय ने उसे पकड़ाया था, इसी सबब से वे कुछ बोल ना सके थे। गुरबचन सिंह ही क्या, धनुष टंकार की असलियत को यहाँ जितने भी ना जानने वाले थे वे सभी इस बात पर मन ही मन हंस रहे थे कि कागज़ एक बंदर के हाथ में इसलिए दिया गया है कि वो उस पैगाम को समझे। जो यहाँ बैठे इतने आदमियों में गुरबचन सिंह से केवल 4 आदमियों की समझ में आया है। इस वक्त सबकी नज़र धनुष टंकार पर ही जमी हुई थी। धनुष टंकार आराम से विजय के कंधे पर बैठा हुआ पुर्जे को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके एक हाथ में कागज़ था, दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली बाएं गाल पर रखे वह सोचने का ऐसा पोज बनाकर बैठा हुआ था मानो कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक किसी जटिल फार्मूले को समझने की काफ़ी कोशिश कर रहा हो। उसके इस पोज को देखकर सब मुस्कुरा पड़े। अबे ओ चोर की औलाद, एकाएक विकास ने उसे संबोधित करते हुए कहा, क्या सस्पेंस क्रिएट कर रखा है? जल्दी से जवाब दे कि समझा या नहीं। नहीं समझा तो हम बताए देते हैं। मगर धनुष टंकार ने नज़रें पुर्जे पर ही जमाए जमाए दाएं हाथ से इस तरह चुप रहने का इशारा किया मानो किसी बहुत दिमाग के काम में उलझे हुए आदमी को अचानक किसी ने संबोधित किया। उसकी इस हरकत पर और सबके साथ विजय इत्यादि भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सके, जबकि विकास दाव खा गया। उसने झपट कर पुर्जा धनुष टंकार के हाथ से छीनना चाहा, मगर धनुष टंकार उछल कर दूर जा बैठा। नहर के किनारे पर खड़े होकर उसने किसी गूंगे की तरह इशारा करके विकास से पुर्जे को समझने के लिए इजाज़त चाही।
विकास भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा और बोला, चल 1 मिनट और दिया। धनुष टंकार झपट कर उसके गले में झूल गया और उसके गाल पर एक चुंबन अंकित कर दिया। उसके इस हरकत को देखकर धनुष टंकार की हरकतों को न जानने वाले तरद्दुत में रह गए। फिर वह विजय के कंधे पर बैठा, वही पोज बनाया और कागज़ पर लिखे उस लफ्ज़ को फिर गौर से देखने लगा। आधे मिनट बाद ही उसने बायां हाथ जेब में डाला, पौवा निकाला और ढक्कन खोलकर मुंह से सटा लिया। ढक्कन बंद करके पौवा जेब में रखने के बाद वह फिर कागज़ में डूब गया। ठीक आधे मिनट बाद उसने गर्दन उठाकर विकास की तरफ देखा और फटाक से आँख मारकर मुस्कुराते हुए पूछा, आया समझ में? उस वक्त धनुष टंकार ने डायरी और पेन निकाला। डायरी के एक कोरे कागज़ पर कुछ लिखने लगा। विजय ने गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश की तो लिखा हुआ छुपाकर धनुष टंकार ने विजय के सामने हाथ जोड़कर इशारे से न देखने की प्रार्थना की। विजय ने मुस्कुराते हुए गर्दन सीधी कर ली। धनुष टंकार जो लिख रहा था वह पूरा करके उसने गुरबचन सिंह के हाथ में पकड़ा दिया। गुरबचन सिंह ने डायरी में लिखे लफ्ज़ को पढ़ा और लगभग उछल ही पड़ा। बड़ी बुरी तरह चौंक कर उसने विजय के कंधे पर बैठे धनुष टंकार की तरफ देखा। बड़े विचित्र तरीके से धनुष टंकार मुस्कुराता और दाएं हाथ को माथे के पास ले जाकर बार बार गर्दन झुकाता हुआ सलाम करने लगा। मुस्कुराने के सबब से उसके होंठ बड़े अजीब से हो गए। उस बंदर की हरकतें देखकर गुरबचन सिंह हैरत में रह गए। वे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि एक बंदर में इतना दिमाग हो सकता है। वह न केवल हरकतें बड़ी समझदारी की कर रहा था बल्कि उस पैगाम को भी सही ढंग से समझ गया था। गुरबचन सिंह के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, इस बंदर ने तो आदमियों को भी मात कर दिया। धनुष टंकार को भला इतनी कहाँ बर्दाश्त थी। उस वक्त गुरबचन सिंह की खोपड़ी घूम गई जब धनुष टंकार का एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। एक शायद के लिए वे अजीब से गुस्से और तरद्दुत में रह गए। अपने गुरु के गाल पर पड़ता चपत देखकर गौरव सिंह को ताव आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया। मगर तभी विजय बोला, नहीं पुत्र, गुस्सा नहीं। असल में ये महाशय खुद को बंदर कहलवाना पसंद नहीं करते। इस तरह पैदा होने वाले इस नए हालात पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। जब सारी बातें गुरबचन सिंह को ढंग से समझाई गई तो गुरबचन सिंह मुस्कुरा उठे और बोले, वाकई धनुष टंकार को इस लफ्ज़ से नफरत करनी चाहिए। धनुष टंकार जो चपत मारने के बाद पुनः विजय के कंधे पर जा बैठा था एकाएक उछला, गुरबचन सिंह के गले में बाहें डालकर लटका और जल्दी जल्दी उस गाल पर जहाँ उसने चपत मारे थे 2-3 चुम्बन ले डाले। सारी बोझिलता एक ही मिनट में दूर हो गई। इसके बाद बड़े दोस्ताने ढंग से धनुष टंकार ने गुरबचन सिंह से हाथ मिलाया। सब कुछ सामान्य होने के बाद शीला से पूछा, अब तो बता दीजिए कि वह क्या पैगाम है। जवाब में गुरबचन सिंह ने धनुष टंकार की डायरी उसे पकड़ा दी। शीला ने पढ़ा और चौंक पड़ी, बोली, क्या ये वहाँ? मुस्कुराते हुए गुरबचन सिंह ने कहा, बस मुझे भी इतना ही पता लगा है जितना इसमें लिखा है। ये वहाँ कैसे पहुँच गई ये अभी हमारे लिए भी एक भेद है। ये लफ्ज़ सबको पढ़ा दो। एक के बाद एक सबने वह कागज़ पढ़ा। रघुनाथ ने उसे पढ़कर कहा, इसमें तो केवल लिखा है प्रगति। यही तो वह पैगाम है, गुरबचन सिंह ने कहा। हालांकि इसे समझाने में ज़्यादा फेर वाली कोई बात नहीं थी। इसे पढ़ने से ये जाहिर हो जाता है कि चंडिका के नाम से वह वहाँ काम करने वाली असल में वंदना और अर्जुन सिंह की लड़की प्रगति है। इसमें फेर केवल इतना ही था कि प्रगति ने अपने नाम के हरफों को उलट पुलट कर रख दिया। उसके नाम में हरफ बीच का हर्फ गा पहले लिखा, उसके बाद तीसरा हर्फ यानी ती, और सबसे बाद में सबसे पहला हर्फ यानी प्रा। इस तरह उसने कति प्रा लिख दिया। गौर से देखने पर इसमें प्रगति का नाम साफ निकल आता है और ये प्रगति ही वहाँ चंडिका के नाम से अय्यारी कर रही है। मगर आपने तो कहा था गुरुजी कि आपने प्रगति को अय्यारी सिखाई नहीं, वंदना ने कहा। मुस्कुरा कर कहा गुरबचन सिंह ने, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बेटी जिन्हें वक्त आने से पहले बताने में मज़ेदारी नहीं रहती है। इसका मतलब आपने हमारी चोरी से अय्यारी सिखा रखी है। गुरबचन सिंह ने बड़े आराम से मुस्कुराकर स्वीकृति में गर्दन हिला दी। पाठ को कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रगति को भूल ही गए हो? अगर भूल गए हो तो याद ज़रूर कर लें। अब इस पात्र से हमारा काफ़ी वास्ता पड़ेगा। आप दूसरे भाग के चौथे बयान में बखूबी पढ़ाएं। आपको याद होगा कि नानक प्रगति को रमणी घाटी से ले गया। एक खंडर में अर्जुन सिंह ने प्रगति पिशाचनाथ को सौंपी। पिशाचनाथ ने प्रगति को खुद गिरफ्तार कर लिया और अपनी लड़की जमुना को प्रगति बनाकर उमादत्त के यहाँ भेजा। हमने आपको याद दिलाने के मकसद से यहाँ कुछ अल्फाजों में उस सारे हाल का सारांश लिख दिया है। अगर अब भी याद ना आए तो फिर मजबूरी है, आपको दूसरे भाग का चौथा बयान पढ़ना ही पड़ेगा। गुरबचन सिंह, विजय बोला, इस तरह हमारी समझ में पूरी बात नहीं आ रही है। ऐसा करो, पहले हमें वह सारा किस्सा मुख्तसर में बताओ जो यहाँ चल रहा है। यानी असल चक्कर क्या है, कौन किसका यार है, किससे दुश्मनी है, कौन किसका दोस्त है, तभी हमारी समझ में सब कुछ आएगा। सारी बातें ठीक से समझने के लिए आपको पहले वह ग्रंथ पढ़ना होगा जो मैंने खुद आपके और अल्फांसी जी के पहले जन्म पर आधारित लिखा है। उसका कुछ भाग आप पढ़ भी चुके हैं, तो लाओ वो पहले उसे ही पढ़ते हैं, विजय ने कहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं
इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।